ओके सो गुड इवनिंग एंड स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? कॉन्टिन्यूअस और मिक्स रैंडम Continuous वेरिएबल and था। mixed random variable. हाँ ओके तो इसमें कोई डाउट है? डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताया था क्या? No sir. नहीं सर, वो नहीं पता। अच्छा, सर आपने क्वेश्चंस का क्वेश्चंस का बोला था। अच्छा क्वेश्चंस बोल रहे हो? कराएंगे। अच्छा क्वेश्चंस कराएंगे जो जैम में इस पे आए हैं, राइट? यस सर। ओके ठीक है चलो। तो क्या करता हूँ पहले तो ओपन करता हूँ पेपर्स। तो ओके तो अभी स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर। यस ओके तो चलो पहले क्वेश्चन ढूंढते हैं किस पे, सीडीएफ पे। चलो तो उससे थ्योरी भी बता दूंगा, थ्योरी भी एक बाकी है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, है ना, जैसे ये क्वेश्चन है तो पहले इसका थोड़ा थ्योरी बताता हूँ। ओके तो हम लोग सीडीएफ शुरू में पढ़े थे, पहले इसको थोड़ा थ्योरी पे आते हैं, फिर हम वापस क्वेश्चंस करेंगे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो जैम में आया है। बैच 2 है आज, डेट है जुलाई क्या है आज 12 एंड ये आपका लेक्चर नंबर होगा 10, तीसरा है, चौथा वीक स्टार्ट है तो लेक्चर 10 फाइन सुप्रीमम। ओके तो क्या करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सीडीएफ से। तो हम लोग सीडीएफ बात किए, सीडीएफ का फुल फॉर्म बताओ भाई। cumulative distribution function. कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके तो यहाँ पे क्या है, तो एक बार चेक कर लो, तुम्हारे रिकॉर्डिंग दिखा रहा है तुम लोग स्क्रीन पे, लेफ्ट आई थिंक टॉप कॉर्नर पे दिखा रहा होगा हाँ रिकॉर्डिंग का सर, ऑप्शन, दिखा वो रहा दिखा है। रहा है क्या? ठीक है ना, रिकॉर्ड हुआ ना। ओके चलो तो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, चाहे वो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस या कुछ भी हो, सो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एनी मतलब चाहे कुछ भी हो, डिस्क्रीट, रैंडम वेरिएबल या मिक्स, डिस्क्रीट सॉरी कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या मिक्स, किसी भी टाइप का रैंडम वेरिएबल, है ना। सो सीडीएफ का डेफिनेशन क्या था, सीडीएफ ऑफ एक्स इज, तो उसका नोटेशन हम लोग ये लेते हैं और डेफिनेशन क्या है, Probability x less than equal to x. कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स कोई रियल नंबर है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके तो ये आपका डेफिनेशन। अब जैसे क्या होगा, मैंने कहा मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, आज सीडीएफ हम पढ़ चुके हैं तो हमने एक और बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सीडीएफ, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सीडीएफ में ये था, या यही चीज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन भी थी, है ना, मैंने ये लिखा था डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो मैंने ये बताया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सीडीएफ सेम ही होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी कोई बताओ? F at plus infinity is equal to 1. f at plus infinity is 1
f is हाँ at minus infinity equal to 0. हाँ F is right continuous. हाँ, if is right continuous, सही बात है। नॉन डिक्रीजिंग। Non decreasing. हाँ, if is non decreasing। ओके, तो अब क्या है, f is non decreasing। जैसे तुम लोग को वीडियो नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना। तुम लोग को वीडियो दिख रहा है क्या? नहीं सर। हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, वीडियो भी दिख रहा है, स्क्रीन भी दिख रहा है। अच्छा, सही है। नो सर। कितने लोगों को वीडियो दिख रहा है तुम्हें? कोई है जिसको वीडियो दिख रहा हो? तो वीडियो से मेरा फोटो दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है सर आपको। नहीं दिख रहा होगा सर। क्योंकि आईपैड में शायद ये ऑप्शन होता नहीं, तो वो मैं जब करता था ऑन, वो लैपटॉप से करता था। आज मैंने सिर्फ एक डिवाइस से ज्वाइन किया, तो ठीक है। कोई बात नहीं, कंटेंट पे फोकस करो, चेहरे में क्या है ना। तो ठीक है, 4 प्रॉपर्टी है सीडीएफ का, और ये बस रिवाइज था। अब मैं आगे आता हूँ कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि लाइक सीडीएफ तुम्हें पता है, तो उससे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसा सिंपल तुमसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी एट एक्स। ऐसा ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें पीएमएफ कैसे निकालते हैं सीडीएफ से, जब डिस्क्रीट करा रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मुझे सीडीएफ गिवन होगा, यूजिंग सीडीएफ बोल रहा हूँ, मुझे सीडीएफ पता है। अब मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट एक्स, या एक्स का कोई पर्टिकुलर नंबर है ना, तुम एक्स हटा के चाहो तो कोई नंबर ले लो, ए सपोज। मुझे ए पे प्रोबेबिलिटी चाहिए या के पे चाहिए ना, कोई एक पर्टिकुलर नंबर। तो कैसे निकलेगा? तो इसका ये तरीका होगा कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू मैंने माइनस इन्फिनिटी से लेके एक बार ए को इंक्लूड किया, और दूसरी बार में ए से पहले वाले को बाहर कर दिया। तो इसमें बचा क्या, घटाया तो ए को छोड़ दिया, ताकि ए की प्रोबेबिलिटी निकाल सके। ओके, तो ये हमने किया है, मतलब एक्स देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से ए में है पहले इंटरवल में, और उसमें से हमने घटाया इसको, यस तो ऑब्वियसली सिर्फ ए बचेगा। तो वही कर रहा है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं नोटेशन ऐसा फॉलो करूँगा, एक्स बराबर ए पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए कोई रियल नंबर है, ए कोई रियल नंबर, तो इसको मैं लिखूंगा सी डी एफ एट ए माइनस। जैसे संडे को कुछ लोगों ने आई थिंक अटेंड किया होगा डाउट क्लास, तो उसमें मैं ये यूज कर रहा था काफी, क्योंकि वहाँ हमने फर्स्ट बैच में हो चुका है, सेकेंड बैच में नहीं हुआ था। तो ये क्या है, इसको मैं लिखूंगा ए माइनस। ए माइनस का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिटेड है। लेफ्ट हैंड हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिटेड है, मतलब दिख रहा है स्ट्रिक्टली लेस देन ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो ये एक फॉर्मूला होगा जो सबके लिए वैलिड होगा, चाहे सीडीएफ कुछ भी हो, वेयर, है ना, एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है ना। ये जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी रैंडम, यहाँ कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। सीडीएफ सबका एक जैसा होता है, सीडीएफ के रूल सबका एक जैसा होता है, मतलब रूल इन द सेंस कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो कॉमन है सब। तो यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं कि ये किसी के लिए वैलिड होगा, चाहे एक्स इज वेयर एक्स इज एनी रैंडम। एनी बोल रहा हूँ मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हमने कि ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है या डिस्क्रीट के लिए है या है ना मिक्स्ड के लिए, हमने कहा जनरल कोई भी। ओके, अब दूसरा आता है, पहला पॉइंट ये जो जैम में काफी क्वेश्चन पे आए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स मोर देन ए लेस देन बी, इस तरह, जहाँ ए भी कोई भी रियल नंबर है। सो ये प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो कैसे निकालेंगे? कोई बताओ, सीडीएफ को यूज करना है, देखो सीडीएफ यूज करके प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। Probability at left hand limit of b minus probability at a. ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो
इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन बी माइनस प्रोबेबिलिटी एट लेस देन इक्वल टू, इसको समझने की कोशिश करो। तो ये कुछ ऐसा है, एक इंटरवल तुम्हारे पास है ए से बी का, ओपन इंटरवल, ओपन ए से ओपन बी का, ठीक है। तो क्या होगा, ओपन ए से ओपन बी का इंटरवल है तुम्हारे पास, तो इसको ऐसा लिख सकते हो। तो ओपन ए से ओपन बी को हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से ओपन बी माइनस माइनस इन्फिनिटी से ए को बाहर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ए इंक्लूडेड नहीं है, ए इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ ए को मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यूज कर, तो मैं फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा उसको मैनेज करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एक्चुअली तुम लोगों को शायद पता होगा मैं अभी ISI कोलकाता में आया हुआ हूँ, ठीक है, 15 दिन के लिए। हाँ, तो यहाँ एक्चुअली जो रूम इन्होंने दिया है वो शेयरिंग बेसिस पे है, तो 2 लोग एक रूम में है, उसमें मैं क्लास बाहर ले रहा हूँ, और लाइक क्या कॉमन गैलरी होती है ना उसमें, तो इसीलिए थोड़ा और भी लोग बैठ सकते हैं, तो बैठे हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा मैनेज करना। ओके, तो क्या करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, ओपन इंटरवल ए बी है आपका, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको अब मैं सीरियल फॉर्म में लिखता हूँ इसी चीज को। सो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन ए लेस देन बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कब लिखूंगा, जब स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ठीक है, जब इक्वलिटी होगी तो मैं CDF लिखूंगा, क्योंकि CDF का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, ये नोटेशन है। और एक दूसरा नोटेशन में जो बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि मेरा ये नोटेशन जो है इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू, और मेरा ये वाला जो नोटेशन है, हो सकता है बुक में ऐसा ना लिखा हो, ठीक है, स्ट्रिक्टली कुछ बुक में है भी, हाँ, तो स्ट्रिक्टली लेस देन है, मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा हूँ एक्स पे, तो प्रोबेबिलिटी एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन, ये मैं नोटेशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स कोई भी रियल नंबर होगा उसके लिए नोटेशन है, तो वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, CDF एट बी माइनस माइनस CDF एट ए, यहाँ देखो इक्वलिटी है इसलिए मैंने ए लगाया है, ओके, तो यहाँ इक्वलिटी है इसलिए मैंने ये अप्लाई किया। तो अब क्या करोगे, तो ये ठीक है ना, फॉर्मूला आ गया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ देखो, यहाँ माइनस या प्लस नहीं लिखा हमने, सिर्फ ए है, ये मतलब इक्वलिटी है यहाँ पे, इसीलिए तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा तुम्हें रट्टा नहीं मार सकते, तुम कंफ्यूजन हो जाएगा, 4-5 केस है इसके, तो उस चक्कर में तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। तो हाँ है कि ओके, हम तुम्हें वीडियो दिख सकता है दूसरे डिवाइस से। सर जी सर इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, जैसे CMF दे रखा है, CDF दे रखा है जी सॉरी, तो उसको हम हाँ PDF या PMF में चेंज कर देते और फिर उससे फाइंड कर लेते A लेस देन X लेस देन B वैल्यू। हाँ, तो उतना लंबा करने में टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है, हाँ मैं तो वही कह यहाँ रहा था। कोई जरूरत नहीं, हाँ उससे टाइम वेस्ट होगा, वो कर सकते हैं, वो तरीका मैं करके दिखाऊंगा, वो भी एक तरीका है, राइट, कि आप डिस्क्रीट का CDF है तो PMF निकाल लो, कॉन्टिन्यूअस का CDF है तो PDF निकाल लो, मिक्स्ड है तो दोनों निकाल के फिर फाइंड करो, और ये या सर फॉर्मूला इन क्योंकि जनरल वैलिड है। या सर क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन कर रहा था ना, तो मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये मुझे छोटा लगा काफ़ी। हाँ, वो मेथड लंबा होगा सही में, तो ये आपका तो ठीक है, ओके, तो अभी क्या करते हैं, अब नेक्स्ट ये है, तीसरा फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू ए लेस देन बी। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन बी माइनस प्रोबेबिलिटी, यहाँ एक ए इंक्लूडेड है, तुम यहाँ माइनस कर रहे हो, तो ए इंक्लूड कब होगा, जब तुम क्या माइनस करोगे, ए के पीछे वाला, ए को माइनस नहीं कर सकते तुम, अगर तुमने यहाँ ए को माइनस कर दिया तो फिर ए बाहर हो जाएगा, तो ए को रखना है मुझे यहाँ पे इक्वलिटी में, इसलिए हमने ऐसा लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये हो गया कि क्लोज इंटरवल ए बी है, इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस इंफिनिटी से बी, सॉरी ओपन में से घटा रहा हूँ माइनस इंफिनिटी से ए ओपन। अब ये थोड़ा सा इंटरवल का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा, दिक्कत हो रहा है, ये देखो सेम चीज है, तुम एग्जाम्पल लेके चाहो तो देख लो। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, दिस यू कैन राइट CDF एट बी माइनस, ठीक है, माइनस CDF एट ए माइनस, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका।
नेक्स्ट क्या होगा? सो नेक्स्ट होगा तुम्हारा, एक मिनट मैं इधर भी रिकॉर्डिंग सुन देता हूँ। तो ओके, ठीक है, तो चलो क्या है, इससे डबल रिकॉर्डिंग हो रहा है दोनों साइड से, यहाँ भी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो चेक कर लेता हूँ, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी। ओके, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला आया, जब ए पे इक्वलिटी है तो जरा ध्यान रखना कि ऐसा यूज करना है, दिस इक्वलिटी माइनस एक्सक्लूड करेंगे। चौथा है प्रोबेबिलिटी, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स लेस देन इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी, क्या घटाना पड़ेगा मुझे? लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है ना, हाँ, तो लेस देन इक्वल टू घटाना, क्योंकि यहाँ ए को इंक्लूड नहीं करना है तो मुझे ए को भी बाहर करना पड़ेगा ताकि उसमें ना आ जाए। तो ये है, मतलब ये ऐसा हो गया कि ओपन इंटरवल ए क्लोज एट बी, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस से क्लोज बी माइनस से क्लोज ए, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। सो दिस यू हैव प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये हो गया सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और पांचवा होगा एक्स मोर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स लेस देन इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए, क्योंकि लेस देन है इसलिए क्योंकि यहाँ इंक्लूड करेंगे तो यहाँ मुझे बाहर करना पड़ेगा, घटा रहे हैं ना इसीलिए। तो ये इसका कुछ ऐसा हो गया, क्लोज इंटरवल ए बी है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस से क्लोज बी माइनस से, यहाँ है ना, तो ओपन ए करना पड़ेगा ताकि यहाँ ए इंक्लूड रहे, घटा रहे हैं ना, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो जो तुम माइनस करो वो बाहर हो जाएगा, ए को हमने माइनस नहीं किया, ओपन किया, ए यहाँ है सेट में। तो फाइनली ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, तुम्हें याद बस लास्ट वर्ड रखना, ऊपर जो बता रहा हूँ समझाने के लिए, दिस एंड सी डी एफ एट ए माइनस, ठीक है, तो ये आपके 5 फॉर्मूले लिखने हैं। ओके, तो एक जगह लिख दूं, एक जगह लिख दूंगा, कोई डाउट है तो पूछो इसमें, तो मैंने 5 फॉर्मूले भी लिखे हैं, मैं समझा के लिख रहा था। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन ये है अभी तक का कि, ठीक है, तो कंक्लूजन में लिखता हूँ अभी तक जो किया हमने, कि इस नोटेशन का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, इस नोटेशन का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल लेस देन एक्स। हाँ भाई, कोई पूछ रहा है क्या? तीसरा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एक्स इक्वल टू एक्स है, इसको मैं लिखूंगा, या एक्स इक्वल टू ए है तो इसको मैं लिखूंगा सी डी एफ एट ए माइनस सी डी एफ एट ए माइनस। ये कैसे आया, ऊपर प्रूफ किया हमने, मतलब जस्टिफाई किया है, लेस देन इक्वल इक्वलिटी कर लिख जाता है, दोनों तरफ इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ होगा, हम कह रहे हैं सी डी एफ को यूज करना है हमसे, तो सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए माइनस। फिर पांचवा हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, सो सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ ऑफ ए। छठा हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, सो सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए। एंड सातवां हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू ले रखा, तो स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा, तो स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा, तो मोर देन ए लेस देन बी, इसको हम लिख सकते हैं सी डी एफ एट बी माइनस एंड सी डी एफ एट ए। एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा गलत किया है, मैंने ध्यान नहीं किया, तो बी माइनस माइनस ए माइनस, ओके मैं चेक कर लेता हूँ जस्ट, तो हाँ बी माइनस दिस, तो एक हटाया यहाँ इंक्लूड किया, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा जिसको यूज करके अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, तुम ट्राई करो।
नोट कर लो सब लोग, पहले ये नोट कर लो ताकि तुम, क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा, तो ये फॉर्मूले तुम अभी नोट कर लो सब लोग पेज पे, ताकि तुम इसको देख के यूज कर सको। इसी पे क्वेश्चन अभी जो दिखाऊंगा वो इसी पे बेस्ड होगा सारे क्वेश्चन। और यहाँ मजे की बात क्या है कि एक्स कुछ भी है, ऐसा नहीं कि मतलब मिक्स, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये इन जनरल सबके लिए वैलिड है, मतलब चाहे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या कॉन्टिन्यूअस या मिक्स। सो यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि एबव आर वैलिड फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, एनी ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, so, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, एनी रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी निकल रहा है, चाहे पॉइंट पे हो या इंटरवल पे हो, हम सीडीएफ को यूज करके फाइंड कर, पॉइंट पे या इंटरवल पे, दोनों पे सीडीएफ को यूज करके हम फाइंड कर रहे हैं सीडीएफ प्रोबेबिलिटी। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। और बाकी प्रॉब्लम जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, चाहे बुक के एग्जांपल हो, एक्सरसाइज हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, टेस्ट के क्वेश्चन हो या मॉक टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, जहां से भी क्वेश्चन बढ़ा, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में तुम्हारा उतना अच्छा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। क्योंकि थ्योरी यहाँ रट्टा नहीं मारना है, एग्जाम में तुम्हें प्रूफ नहीं लिखना है, यहाँ तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ानी है। जो थ्योरीज है उसके एप्लीकेशन सीखने हैं, कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करें, तो वो जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको करते जाओ। तो आई होप सबने लिख लिया होगा फॉर्मूला, लिख लो सब लोग साथ फॉर्मूला, साथ नहीं, मेनली तो ये 5 इंपॉर्टेंट है, वो तो बस समझाने की नोटेशन था, दिस वाज जस्ट नोटेशन, ये बस नोटेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में चलो, लिख लिया सबने? हाँ सर। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 23 सबके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, 23। पहले तुम देख के पहचान पाओ एक्स क्या है यहाँ पे, अगर तुमसे पूछूं एक्स क्या है, एक्स इज डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स नन ऑफ दीज, है ना, तो ये तो पता लगा लोगे। ओके, ये Mixed. तुम्हारा, हाँ, तो ये आपका मिक्स्ड है, तो ये आपका मिक्स है। ओके, सर एक तो ये है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉर्मूला तो सबके लिए सेम ही है जी। सर जैसे डिस्क्रीट होगा तो उसमें एक्स नहीं होगा ना? जी, इसमें ऐसा एक्स कहीं नहीं आएगा, वो सिर्फ आपका इस तरह से लिखा होगा तो वो कांस्टेंट 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 होगा। इसमें एक्स नहीं होगा, एक्स होगा तो मिक्स में या कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तुम जीरो पे चेक कर लेना कि जीरो पे लेफ्ट हैंड में जीरो है, राइट हैंड में 1/5, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, मिक्स ही होगा। ओके, सर एनीवे जैसे तुम्हें चेक, सर जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे उसमें के की फॉर्म दे रखी होती है, मतलब उसमें के दे रखा होता है, उसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उसमें भी लिखा रहता है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये डिस्क्रीट है या नहीं, तो वो प्रूव कैसे होगा? सिर्फ ये एग्जाम लिखना में है प्रूफ कि कहाँ आता है? नहीं, एक क्वेश्चन था वो, अगर उसमें तुम्हें था वो। दिखाना है डिस्क्रीट है तो दिखा दोगे सारे जंप पॉइंट, जितने जंप है उन सबका सम 1 है, तो हो गया डिस्क्रीट। जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है सीडीएफ, उस पॉइंट पे जंप का सम टर्म 1 आता है। जंप क्या है, प्रोबेबिलिटी तो है पॉइंट पे, दिखा दो कि जंप का सम 1 है, तो डिस्क्रीट में सिर्फ पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होती है, जंप पे हो गया डिस्क्रीट। तुम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ढूंढो और उसमें प्रोबेबिलिटी निकालो। ऐसे वो क्वेश्चन अभी अभी का नहीं है,
तो इसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी, बस मैं तो सिर्फ जानने के लिए पूछ लिया। अभी ये कुछ भी होता तो सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ये CDF कुछ भी हो, फॉर्मूला सेम ही यूज होगा, चाहे वो डिस्क्रीट का हो, कंटिन्यूअस का हो, मिक्स का हो। तुम फॉर्मूला लगाओ जो मैंने बताया, ये अप्लाई करो, ये तीनों क्वांटिटी बताओ अलग अलग क्या है। सर फर्स्ट का 6/5, फर्स्ट सर का फर्स्ट 6 का बाई 3/5। सर 3/5 आ रहा है। तो 3/5 आ रहा है। ऑप्शन पहले पार्ट बना लेते हैं, देखो रिपोर्ट, इसमें ऑप्शन नहीं, हमारे पास पार्ट्स पहले, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। चलो तो पार्ट ए के लिए लिखते हैं ऑप्शंस, पार्ट 1 के लिए। हाँ सर 3/5, 3/5। So 3/5, okay. Part 2, सर 3/5 सर। 3/5 ए 3/5। पार्ट 1 का सबका 3/5 ही आ रहा है। यस सर सेकंड सही। सर पार्ट 2 का भी सेकंड का भी। 3/5। सेकंड का भी 3/5 आ रहा है। सेकंड का यस भी सर 3/5 है। यस सर। ओके 17/14 40 आ रहा है सर, थर्ड वाला। पार्ट 3 का बता रहे हो? यस 17/40। 17/7 ये बोल रहे हो? 17/40 सर, 40 70 डिवाइडेड बाय 40। 40, ओके। पता नहीं आवाज तुम्हारी क्लियर क्यों नहीं आ रही। ठीक है 17/40। हो सकता है मेरे साइड में इंटरनेट प्रॉब्लम हो, यहाँ पे इंटरनेट का दिक्कत। तो हो गया, तो अब सॉल्व करूँ या चलो देखो सेकंड का कर देते 3/5 बना सर। सर हाँ थर्ड वाला सेम कर फर्स्ट दीजिए। सेकंड। और 21 साल का पेपर है ये, पता नहीं 2014 से पहले वाला ही है, लेकिन ठीक है करते हैं। तो यहीं पे कर देता हूँ, क्या ही नोट है देखो। तो इसको लिखेंगे तो CDF at 2 माइनस माइनस CDF at 0, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला देख लो, 2 माइनस माइनस CDF at 0। अब क्या है कि पार्ट ए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पार्ट 1 कर रहा हूँ। तो CDF at 2 माइनस 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें है, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें है, तो ये तुम्हारी आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, देख लो है ना, यहाँ x11 हुआ ना, 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इसमें x की जगह 2 रख दो, x की जगह 2 रखो, क्या आंसर आएगा? 4/5। 4/5। ओके माइनस, अब 0 पे, एग्जैक्टली 0 पे, इक्वलिटी यहाँ लगा हुआ है, देखो 0 पे, तो जहाँ 0 पे इक्वलिटी लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, तो मुझे CF एग्जैक्टली एट 0 चाहिए, नॉट लेफ्ट हैंड में। तो एग्जैक्टली एट 0 चाहिए, तो यहाँ x को 0 रख दो, तो ये तुम्हारा आ गया 1/5, तो ये 3/5। 3/5, ये सबका सही आंसर आ गया। यस सर। ओके चलिए पार्ट बी पे आते हैं, तो सेकेंड पार्ट का सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट को देखो, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये है CDF at 1 इक्वल टू 1 है राइट में, माइनस CDF at 0 माइनस, तो घटा रहे हैं, ठीक है ना, तो किसको बाहर कर रहे हैं? 0 से पीछे वाले को, ताकि यहाँ 0 इंक्लूड हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो चलो 1 पे, एग्जैक्टली 1 पे CDF चाहिए, एग्जैक्टली 1 पे CDF चाहिए, तो एग्जैक्टली 1 कहाँ है? तो 1 यहाँ इक्वल लगा हुआ है इसमें, तो इसमें x की जगह 1 रख दो, तो कितना आया? 3/5। 3/5। यस हाँ माइनस, अब ये CDF 0 माइनस पे चाहिए, मतलब 0 की लेफ्ट हैंड, पहला वाला तो 0 की लेफ्ट हैंड में यहाँ है, हाँ 0। तो ये 0 हो गया आपका, 0। तो ये भी आंसर आपका 3/5 आ गया। ओके अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, इसको डायरेक्टली करते हैं, तो इक्वल टू है, तो CDF at 3/2 माइनस CDF at 1/2 का लेफ्ट हैंड लिमिट,
ओके तो चलो 3/2 ढूंढो कहाँ पे है। सो 3/2 जब आप ढूंढोगे इसमें, सो 3/2 देखना है कहाँ बिलोंग करता है। सो 3/2 आपका बिलोंग करता 1 है and 2 के बीच में। थर्ड वाला 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे। थर्ड ओके वाला यस हाँ, तो अब ये बीच का पॉइंट है, तो उस पे इसको 3/2 रख दो इसकी जगह, तो कितना आ जाएगा? चेक करो 13/20 आ रहा है क्या? हाँ सर 3/2 रखो। 13/2 13/20 आ रहा ओके हाँ माइनस, अब हाफ का लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। चलो देखो हाफ कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाला तो हाफ तो यहाँ है। अब हाफ इस बीच में है, तो देखो हाफ पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, फंक्शन कॉमन है हाफ पे, चाहे फंक्शन आप राइट हैंड लिमिट लो, लेफ्ट हैंड लिमिट लो, हाफ लो, क्योंकि वो बीच का है। लेफ्ट राइट में फर्क कब पड़ेगा? जहां फंक्शन चेंज हो रहा है, जैसे 0 पे फर्क पड़ेगा, 1 पे फर्क पड़ेगा, 2 पे फर्क पड़ेगा, इसके अलावा किसी और पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस सीरियल। तो 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 1/2 पे वैल्यू, 1/2 पे राइट हैंड लिमिट सेम ही रहेगी, बिकॉज ऑफ वो कॉन्टिन्यूअस है 1/2 पे ये फंक्शन। ठीक है ना, प्रॉब्लम हो सकता है 0 पे, 1 पे या 2 पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 1/2 रख दो। ठीक है, तो 1/2 रख दो आप, तो कितना आ गया? 1/8 प्लस 1, 9/40. 9/40 अच्छा 9/40। तो एलसीएम ले लीजिए, 26 माइनस 9, यही ना, 17/4 तो 17/40 राइट। ठीक है, तो ये यस तीनों आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट है अब किसी को डाउट है तो बताओ। सर अगर अपन को CDF एट 3/2 निकालना है तो 3/2 और 1/2 तो वो 0 0 आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। प्रोबेबिलिटी निकालना आपको 3/2 ये कह रहे हो आप? हाँ हाँ, तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगा, हाँ, क्योंकि 3/2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो वहाँ पे कोई जंप नहीं है। 1/2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस है, कोई जंप नहीं है। सीडीएफ जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा सीडीएफ, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0 हो 0। जाए यस तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 रहेगा। जैसे 0 पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे तुमसे, चलो इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ लेगा क्या प्रोबेबिलिटी है 0 पे। देखो 0 पे कितने का जंप है, वो फॉर्मूला है ना, 0 पे सीडीएफ माइनस 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे सीडीएफ। तो ये लगा लो साहब, 0 बताओ कितना आएगा 0 पे? 0 पे कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 1/5. 1/5 1/6 तो 0 के राइट हैंड लिमिट 1/5 है, और 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट क्या, 0 पे वैल्यू देख लो, क्योंकि सीडीएफ राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो बात राइट लिमिट और सीडीएफ की वैल्यू सेम हमेशा रहेगी, बिकॉज सीडीएफ हमेशा राइट कॉन्टिन्यूअस होता है इसीलिए। तो 0 पे वैल्यू और 0 पे लेफ्ट में, तो ये 1/5 आ जाएगी। सीडीएफ एट 1 देख लो, सॉरी प्रोबेबिलिटी एट 1 देख लो, देखो 1 पे जंप है क्या? 3/5. कितना आएगा? 1/5 1/5 या 2/5? चेक कर ले भाई। 1/5 आ रहा आज है एक मिनट मैं देखो, 1/5 ना, हाँ, क्योंकि यस राइट सर हैंड लिमिट Yes, sir. आएगी 1/5. 2/5, लेफ्ट हैंड लिमिट है हाँ 2/5, तो सब्ट्रैक्ट करके 1/5 राइट। अब देख लो 2 पे जंप है क्या? टू की लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 की वैल्यू 2 पे देखो, फॉर्मूला लिखाया तो फॉर्मूला यूज करना है 1/5 थर्ड यार। नंबर। So 1/5, yeah. ओके, तो आप 2 रखोगे तो है ना 4/5, इधर 1, तो 1/5। अब अगर ये डिस्क्रीट होता ना, तो ये जंप मिला के 1 हो जाता, जैसे बोला यस ना कोई सर डिस्क्रीट प्रूव करो, तो ये जंप का सम ही 1 हो जाता अगर डिस्क्रीट होता तो सिर्फ पॉइंट पे मास होता है, और इसका रेंज फाइनाइट सेट होगा या काउंटेबल सेट होगा, तो ये सम 1 नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए ये डिस्क्रीट तो नहीं है। कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि 0 पे कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं क्योंकि पॉइंट पे मास आ रहा है। अगर पॉइंट पे मास आ गया नॉन जीरो तो कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डेफिनेशन कि अगर रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 ही आनी है। 0 ही तो होगा कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा है, सम पूरा 1 नहीं आ रहा, तो ये मिक्स्ड है ना तो डिस्क्रीट डिस्क्रीट है ना नहीं ही है कंटिन्यूअस, यस तो मिक्स्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे आते हैं। सर इसमें का थर्ड हमको समझ में नहीं आया। थर्ड क्या समझ नहीं आई बताइए मुझे आप। तो 9/40 जो आया है यही नहीं समझ में आया। 9/40 जो आया, आपको जी एक फंक्शन दिया है, आप मान लीजिए क्लास 11th में है, आपको मैंने एक फंक्शन दिया कि भैया आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, अब मुझे बताओ x को हाफ रखने पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, आपको ये पूछा जाए। एक फंक्शन है सिंपल,
x को हाफ रखो और बताओ फंक्शन की वैल्यू हाफ रखने पे क्या आएगी। तो पहले आप बताइए किस में रखेंगे, इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, 4 पार्ट, किस वाले पार्ट सर में आप रखेंगे? तो सेकेंड वाले पार्ट में रखेंगे ना, 1/5 1 प्लस बिल्कुल एक्स। बिल्कुल बिल्कुल आप रखिए, सही करें आप। तो इसमें पुट कीजिए x की जगह हाफ। अच्छा नहीं सर, सही तो से वहाँ एक्स वही लिखा, क्यूब है सर, वो गलत किया था हाँ मैंने। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। तो ये वही वैल्यू 9/40 है, ठीक है, ऐसे पूछना अच्छा रहता है, ओके सर। क्योंकि डाउट क्या है ना, नहीं क्लियर करोगे तो बाद में आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है, जबकि छोटी बात होगी, लेकिन वो फिर मिस कर दोगे तो फिर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग CDF ढूंढ रहे थे, क्यूमुलेटिव। सर जी जी, सर अगर इस फंक्शन में पहले वाला x लेस देन 0 नहीं होता तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता। पहले वाला में x लेस देन 0 नहीं होता हाँ तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। 1 की देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 की राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, तो भी डिसकंटिन्यूअस होता। यहाँ पे यस कितने पॉइंट ऑफ हाँ डिसकंटिन्यूटी है, फंक्शन 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे हाँ भी, हाँ 1 पे भी, 2 पे भी। अगर सर किसी हाँ पॉइंट सपोज, पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस होता है जी। सर अगर जैसे 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है और 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो क्या होगा? तो भी मिक्स रहेगा। किसी मिक्स्ड ही होगा। एक भी पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हर पॉइंट पे, हर रियल नंबर पे CDF कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, चाहे किसी भी रियल नंबर पे आप लोग। अगर एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो वो मिक्स हो जाएगा, अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो, है ना। अगर वो डिस्क्रीट होगा तो नंबर्स होंगे, सिर्फ जंप 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 होगा। अगर फंक्शन ऑफ एक्स है इंटरवल में तो लाइक वो कॉन्टिन्यूअस पार्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो मिक्स हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, सिंपल बात। एक भी पॉइंट पे, चाहे 0 पे कॉन्टिन्यूअस होता है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, या 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो भी वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो ही नहीं सकता। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे हम अपना खोज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आया, दूसरा ये है, सेम ही है क्या, अलग है ना? चलिए, सेम दिख रहा है, अलग दिख रहा है? अलग है सर। हाँ करो, ट्राई करो, बताओ। देखो 21 मार्क्स के आए थे पहले, मतलब जब 100 मार्क्स का पेपर होता था उस टाइम, तो 21 मार्क्स का अकेला ये क्वेश्चन है। पता नहीं 100 या कितने का होता था पहले, सिर्फ आई थिंक 29 क्वेश्चन आते थे, सब 10 सब्जेक्ट, 10 ऑब्जेक्टिव और बाकी 15 सब्जेक्टिव, इस तरह से अलग अलग पैटर्न रहा है पेपर का। तो तुम देख सकते हो ये जिस भी ईयर का है, तो 21 मार्क्स के एक क्वेश्चन, लेकिन अब तो आप सर तुम्हारे पास फर्स्ट का 1 या 2 मार्क्स के। 5/16। चलो तो मैं इसको पहला यस क्वेश्चन, सर 5/16 इसका दूसरा क्वेश्चन, इसको तीसरा क्वेश्चन बनाएगा। तो क्वेश्चन 1 का आप कह रहे हो आंसर है 5/16। 16। ओके, क्वेश्चन 2 का बताइए, 3 क्वेश्चन है आपके पास। सेकेंड का 1/8। 1/8। ओके, बाकी लोग चेक करना जी, कुछ और आए तो बताना। थर्ड का 1/4। 1/4। करूँ मैं सॉल्व, क्या हो गया, छोड़ दूं, करना है सॉल्व? सर थर्ड का 1/8 होगा सर, सॉरी 1/4 की जगह 1/8 होगा सर। ओके कोई बात नहीं, चलो 1/8। यस सर 1/8। अच्छा,
सर कर दो सर। करो सॉल्व, ओके ठीक है। देखो तो अब क्या करते हैं, यहाँ पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ आगे। तो ये होगा लेस देन है, तो CDF एट 1/4 माइनस, माइनस क्योंकि इक्वलिटी नहीं है राइट, माइनस। अब घटाएंगे तो CDF एट 0 माइनस। तो फॉर्मूला देख लो आप, फॉर्मूला अपने पास रखो, यूज करते करते आपको तुम्हें पता चल जाएगा सर कहाँ क्या है। ओके तो इसको सॉल्व करते हैं। CDF एट 1/4 माइनस, अब सर देखो इक्वालिटी 1/4 1/4 पे हो चाहे ना हो, हमने यही फॉर्मूला यूज करना है। तुमने लेट ज्वाइन किया मुझे ऐसा लग रहा है। यस सर। अभी सर तो बारिश हो रही है टाइम कराया हमारे। करो भाई। तुम सर ये वो फॉर्मूला नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अरे कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये हमने लिखा है, पहले बैच में कराया होगा, अभी हमने ये कराया। तो ऐसा नहीं है, जब इक्वलिटी हो नहीं हो तो उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है, यहाँ फर्क पड़ेगा। तो पहले 10-15 मिनट मैंने यही कराया, फॉर्मूला कैसे आया यही करा रहा था, ठीक है। तो मिल गया सर स्क्रीनशॉट। तो अब इसको देख देख यूज करना। तो यहाँ पे आते हैं वापस। तो हमारे पास क्या है, यहाँ लेस देन है, तो लेस देन 1/4 माइनस घटा रहे हैं, तो 0 से 0 को पहले घटाएंगे। अब 1/4 कहाँ पे है, इसमें है ना, तो इसमें x की जगह 1/4 है। यहाँ फर्क फिर से नहीं पड़ेगा क्योंकि 1/4 उस बीच का पॉइंट है। 1/4 इज नॉट द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, 0, हाफ, जब 0 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये जहाँ पे फंक्शन का चेंज हो रहा है वैल्यू, वहां पे हमें डाउट हो सकता है डिसकंटिन्यूटी पे। 1/4 तो बीच का पॉइंट है, उसको तो हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस है, स्क्वायर फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, सीधा x की जगह 1/4 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ तो मतलब है क्योंकि ये फंक्शन इस बीच में 1/4 है, इसीलिए तो x को 1/4 है। तो क्या हो जाएगा जी, पुट करो 1/4 कितना आया जिन लोगों ने किया है, 1/16 प्लस 1/4 5 5/16 by 16 5/16 माइनस। अब 0 माइनस है, देखेंगे 0 माइनस है तो 0 की लेफ्ट हैंड, तो 0 की लेफ्ट हैंड ये है आप, है ना, 0 की लेफ्ट हैंड में तो ये वैल्यू आ गई, तो आपका आंसर आ गया 5/16, है ना। अब इसे उस तरीके से निकालो कितना टाइम लगेगा, तुम PDF निकालोगे, वो पॉइंट पे मार्क्स निकालोगे, तो वो टाइम लगेगा उसमें। तो गलतियां भी हो सकती है, तुम अगर पॉइंट मिस कर दिए तो मिक्स है, तो सीधा डिफरेंशिएट कर दोगे तो गलतियां होंगे चांस है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, तीनों रैंडम वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, चाहे किसी का भी CDF हो। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट इस पे आते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि लाइक ये कुछ ऐसा हो गया, दो तरीका समझने का है। तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, मोर देन इक्वल टू 3/4 और लेस देन इक्वल टू नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या लिख सकते हैं, अगर तुम्हें 1 लिखना हो। 1 लिख सकते नहीं हैं। नहीं प्लस इन्फिनिटी, मतलब 1 तो तुम वैसे कह रहे हो, इनसाइड बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट के बात, हाँ वो भी तरीका जो तुम सोच रहे हो। मतलब तुम इसका एक और देखो, दो तरीके हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक तरीका ये है, मैं दोनों यहाँ करता हूँ। देखो एक मैं क्या निकालना, x मोर देन इक्वल टू 3/4, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लेस देन 3/4 हो गया, तो 1 माइनस और कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका कितना आएगा, सॉरी अब ये लेस देन है, मतलब ये हो गया CDF 9 एट 3/4 माइनस, है ना। तो CDF एट 3/4 माइनस हो गया, तो बताओ 3/4 किधर है, ये माइनस में उसमें रख दो, तो एक तरीका से आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें रख दो 3/4 कितना आएगा, 3/4 प्लस 1/8 मतलब लाइक 6/8 प्लस 1 कितना 7/8, 7/8 7/8, तो ये आ गया फाइनली कितना 1/8। या एक तरीका ये है हमारे पास, ओके। एंड दूसरा तरीका हमारे पास है कि लाइक, है ना, सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका यहाँ मैं कर रहा हूँ कि इसको अगर तो उस फॉर्मूले को यूज करना है, देखो एक फॉर्मूला ये, एक मेथड ये हो गया, दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसमें बात वही पड़ेगी कि f इन्फिनिटी माइनस f ऑफ 3/4, ठीक है। तो लाइक ऐसा हो गया, राइट हैंड लिमिट माइनस इसका लेफ्ट हैंड लेना, एक है ना, लेफ्ट हैंड क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ, तो माइनस करेंगे तो 3/4 का माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इन्फिनिटी का तो 1 होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट यही आएगा 1/8, हाँ सॉरी कितना आएगा 7/8, तो आपका आएगा 7/8। सो फाइनली 1/8 है ना, यहाँ यहाँ ये इसमें रखना है x को 3/4, आपको 3/4 प्लस 1/8 7/8 आ जाएगा,
मतलब वही बात वही है, तुम्हें जैसा समझना ये समझो ये वो सेम बात, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा है प्रोबेबिलिटी एट x बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1/2, ये ना। तो ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है सीधा कि CDF एट 1/2 माइनस CDF एट 1/2 माइनस, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला देखा है। अब क्या करेंगे? CDF एट 1/2, तो 1/2 एग्जैक्टली इक्वल कहाँ है? तो पहले तो इसमें देख लो कि 1/2 इक्वल कहाँ लगा हुआ है, इक्वल यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये यूज करेंगे। तो 1/2 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा? 5/8 एंड माइनस 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ है, x लेस देन 1/2 इधर है, इसमें पुट करेंगे 1/2, 1/4 प्लस 1/4 1/2, हाँ तो 1/2 2/4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/8, तो फाइनली 1/8, ठीक है। तो आपने जो आंसर बताया तीन कर, किसी को डाउट है इसमें? सर वहाँ पर एक्स स्क्वायर था ना 1/4 हाँ ठीक है सर ठीक जी जी वही किया मैंने, हाँ ऐड कर दिया डायरेक्टली। है सर। ओके, आई थिंक क्लियर है। जैसे मान लो तुम्हें यहाँ 1/2 पर पूछ लिया, ऐसे 3/4 पे पूछ लेता तो क्या आता? अगर तुमसे पूछ लेता कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 3/4, तो क्या आएगा? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 3/4, है ना। पूछ लेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 0, नहीं पूछा बट पूछ सकता है। ये सब टर्निंग पॉइंट है फंक्शन का, जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इस पे जंप हो सकता है, जरूरी नहीं हो बट हो सकता है ये ना। तो तुम इस पे जंप हाफ पे तो निकाला ही है, तो हाफ पे तो हमने फाइंड भी किया है। ये सब उसके टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, 3/4 है, 1 है, इस तरीके ये सब पॉइंट, इस पे जंप मिल सकता है। यही तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में, बताओ क्या है। तो 3/4 पे तो 0 है। 0 ओके, तो 3/4 पे आपका 0 है, क्योंकि 3/4 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, हो सकता है कि है ना, इसमें पुट करने पे और इसमें पुट करने पे सेम आ रहा होगा, ऐसा है क्या? तो जंप yes नहीं sir मतलब, हाँ सर। ओके यस सर x/2 प्लस 1/2, ओके चेक कर लेना। तो ये 0 है, जीरो 0 पे ऐसे ही, ठीक है। हाँ ओके, ऐसे 0 पे चेक कर लो, 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4 1/4 हाँ तो ये आपका 1/4, ऐसे 0 पे क्या, लेफ्ट हैंड में 0 है, राइट हैंड में 1/4, तो जंप 1/4 का है। हमने 1/2 पे अभी निकाला 1/8 आया, फिर 3/4 पे कितने का जंप है? अच्छा 3/4 में 2 बार क्यों लिख दिया, तो इसको हटा देता हूँ। 1 पे कितने का जंप है? 0 नहीं, सिर्फ बोल सकता है कि व्हाट इज जंप एट 1, 0 तो नो जंप है तो 0 हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 0 है तो ये हाँ, और फिर मैं बता रहा हूँ, अगर इसका सम 1 आ जाता तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता, डिस्क्रीट वन है। तो आएगा नहीं। हाँ, क्योंकि डिस्क्रीट में सिर्फ जंप का सम, ये पीएमएफ हो जाता है ना फिर। तो अभी पीएमएफ नहीं है अकेला, इसको अभी कंटीन्यूअस पार्ट भी कहीं ना कहीं है, जहाँ पे मास इंटरवल। ओके, तो ये क्वेश्चन जो था 3 पार्ट हो गया। ये किसी को डाउट है इसमें अभी भी? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नो सर सर ये 21 मार्क्स के लिए पूछा था, तो इसको पूरी मेथड से ही करना होगा ना तब? अरे आपको नहीं आएगा ये, तब 2015 से पहले सब्जेक्टिव भी आते थे 15 पैटर्न क्वेश्चन चेंज था ये और 10, हाँ तो तब का है। तो हम लोग जस्ट कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें समझना। अभी आपके एग्जाम में कोई एक पार्ट आ जाएगा, बस तीनों पार्ट नहीं है ना, वो चीज है, कोई एक पार्ट पूछेगा। वो 3 पार्ट था तो वो तब आता था, तब का पैटर्न अलग था, अब पैटर्न अलग है वो चीज। अब क्या है, एमसीक्यू एमएसक्यू एनईटी है, तो उसके हिसाब से पूछेगा। सर अभी भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या? जी अभी दिखेगा तुम्हें अब मैं सारे पेपर दिखा रहा हूँ, ये पूरा 2005 से 22 तक का है, तो वो भी आएगा। अभी 2021-22 वाला भी आएगा, 18-19-15 के बाद वाला भी है, ठीक है। देखो सर सब्जेक्टिव ज्यादा टफ पड़ते हैं या फिर एमसीक्यू? अब तुम्हारा टेंशन लेना है, तुम्हारा सब्जेक्टिव आ ही नहीं रहा तुम्हारे एग्जाम में, तो सब्जेक्टिव आना ही नहीं। नैट होगा ना केवल। हाँ तो मतलब वो भी ऐसे हैं, तुम्हें देखो 60 क्वेश्चन करने 3 घंटे में, तो उनको भी पता था क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता कि उसमें तुम्हें 10 मिनट लग जाए। ऐसे क्वेश्चन देगा मैक्सिमम 1-2 मिनट 3 मिनट में हो जाए,
ना 60 क्वेश्चन है, तुम्हारे पास कितने मिनट है, 180 मिनट है, तो एक क्वेश्चन पे 3 मिनट है ना। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा उसको 5 मिनट लग जाएगा ना, आसान होगा तो 1 मिनट में लग जाएगा, 10 सेकंड में कोई भी कर लो, ये चीज है। एनीवे करो इसको। अच्छा ये क्वेश्चन था जो, चलो ट्राई करके देखो क्या आता है। कह रहा फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, ऑल पॉसिबल, तो कहीं ना कहीं रेंज आएगा, सेट आएगा। तुमको पता है सीडीएफ एक वो फंक्शन होता है, सीडीएफ क्या नॉन डिक्रीजिंग होता है, ये पता है ना, सीडीएफ की प्रॉपर्टी होती है नॉन डिक्रीजिंग होती है। जैसे मान लो कहीं मैं ऐसा लिखता हूँ 0, हाफ, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 3/4, ऐसा सीडीएफ हो सकता है क्या कभी? जस्ट फॉर एग्जांपल पूछ रहा हूँ, या x लेस देन 0, नो सर, नो सर, नो सर ऐसा नहीं होता। ये जो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वही चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमेशा सीडीएफ नॉन डिक्रीजिंग होता है। मैं तो ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, तो थ्योरी को तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगे। डेफिनेशन में है कि नॉन डिक्रीजिंग, क्या मतलब है, इससे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, इससे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, इससे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, ये मतलब है। तो यहाँ ये मतलब है, देखो अब सी क्या होगा, सी का एक रेंज होगा, सी मोर देन इक्वल टू लोअर वाले से होगा। अपने लोअर वाला क्या है ये, ठीक है, तो अपना लोअर वाला इसका है दिस वन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस वाले की, वन। नहीं x को 1 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x को 1 रखेंगे तो 1 पे जाता है, x को 1 रखने पे इसकी वैल्यू क्या होगी, सो 1 माइनस e की पावर माइनस, यही ना, एंड लेस देन इक्वल टू, अब ये इससे छोटी होनी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू 2 होना चाहिए सर उसका ना। अरे x की वैल्यू 2 मतलब 2 है ना, तो x 2 रखने पे क्या आएगा, माइनस की पावर ये वन ये माइनस पहले टू पार्ट, वन माइनस टू, माइनस e की पावर मतलब x। ये तो सीडीएफ है, ये तो x है यहाँ पे, तो ये y फंक्शन। हाँ तो ये आपका हो गया कि लाइक ये जो वैल्यू है इस वाले से ज्यादा होगी, इस वाले से कम होगी। अब ये फंक्शन है ना, तो जब x की 1 रखेंगे तो ये मैक्सिमम ये होगा इस इंटरवल में, तो उससे ज्यादा होगी, और 2 रखने पे ये 2 तो 2 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, तो c इससे छोटी होगी, तो इससे मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी मिनिमम से कम और इसके मैक्सिमम से ज्यादा होगा c, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग है, तो वो Yes, जहाँ sir. खत्म होगा नीचे वाला उससे ज्यादा होगा, और उसके ऊपर वाला जहाँ शुरू होगा उससे कम होगा। ये इस तरह से फंक्शन सीडीएफ है ना, राइट नॉन डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग टाइप है, तो 0 से ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। तो ये पहले पार्ट का आंसर इस तरह हो गया। अब तुम्हें ये निकालना है, ये ट्राई करके देखो, कर लोगे इजीली, करके देखो। सर 0 आ रहा है फर्स्ट, 0 ठीक है ना, तो यहाँ क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी x जो है मोर देन हाफ लेस देन 5/2, यही है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको तुम, तो इसको तुम लिख सकते हो CDF एट 5/2 माइनस, अच्छा माइनस, तो लास्ट वाले ठीक का भी है 0 है। क्या यहाँ आएगा CDF एट अच्छा लास्ट वाले CDF एट 5/2 माइनस CDF एट 1/2, फॉर्मूला देख लेना तुम बस। अब 5/2 किधर है देख लो, 5/2 तुम्हारा इसमें है लास्ट में। ओके, हाँ तो इसमें पुट कर लो, तो 1 माइनस, हाँ e की पावर माइनस 5/2 ये आ गया, माइनस हाफ किधर है, तो हाफ तुम्हारा इसमें है, तो हाफ रख लो, तो 1 माइनस e की पावर माइनस हाफ, तो 0 कैसे आ रहा है, 2.558 हुई ना। नहीं सर, जीरो नहीं आ रहा। हाँ सर वो हाँ x 0 के नहीं फॉर्म में आएगा, रख दिया। जरूर नहीं आएगा। हाँ नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, कैंसिल कर लो, 1 1 कट गया, तो आ जाएगा e की पावर माइनस हाफ माइनस e की पावर माइनस 5/2, ये आंसर आ जाएगा।
यस सर। ठीक है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरे पार्ट अगर आप 1 पे देखो कितने का जंप है। तो 1 की राइट हैंड लिमिट 1 पे वैल्यू सी है C माइनस minus 1 minus और 1 minus हाँ e raised to minus 1 माइनस टी की पावर माइनस, ये Yes. आपका 1 पे आ गया, ये इसका आंसर आ गया। प्लस ऐसे ही आप 2 पे देख लो, 2 पे कितने का जंप है। सो 2 की राइट हैंड लिमिट क्या है 1 माइनस टी की पावर e raised माइनस to 2, 1 minus minus e c. की पावर माइनस 2 माइनस c। हाँ माइनस सी हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई जब करोगे आप तो आपका आएगा, तो यहाँ से आ गया ना, इसको खोल लो सीधा। e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 3। तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, राइट। यस सर। ठीक है, और 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 1। तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस। ठीक है, तो ये Yes, आंसर sir. है। Yes. इसमें किसी को डाउट है Yes, तो sir. बताओ, सिंगुलर वे में किया हमने। सर फर्स्ट पार्ट में इक्वल टू कंसीडर होगा ना? अच्छा मैंने इक्वल टू इग्नोर किया है। अच्छा कोई फर्क हाँ नहीं सर, पड़ेगा तो इससे, क्योंकि बीच का था। हाँ वो मैंने गलती कर दिया, वो मैं शुरू में ना कंफ्यूजन में था। तो ये मैंने यहाँ गलती किया है। ओके ओके, हाँ तो फिर भी आंसर है, फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट। तो ये आपका सी डी एफ 5/2 Same ही है। माइनस सी डी एफ 1। हाँ आंसर सेम आएगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे लिखना चाहिए उस तरह से स्टैंडर्ड वे में। तो क्या होगा कि ठीक है, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है ना, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। सर थर्ड वाला एक बार बता दीजिए, जो लास्ट वाला है। ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे नहीं समझ आया या 1 पे समझ नहीं आया? किस पे समझ नहीं आया? इसमें दिक्कत नहीं, पता होगा ना बीच का पॉइंट है, इसलिए दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 2 से ज्यादा है तो इसमें सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना था, इक्वलिटी है, मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो आंसर भी यही आएगा। 2 पे जंप देख लो ना, 2 पे जंप आप देखो ना, 2 की राइट हैंड लिमिट क्या है। जैसे मैं अलग अलग निकाल देता हूँ, देखो मुझे प्रोबेबिलिटी एट 1 चाहिए, तो फॉर्मूला के हिसाब से सी डी एफ एट 1 माइनस सी डी एफ एट 1 माइनस। देखो 1 पे सी डी एफ क्या है ये बताओ, C. सी डी एफ 1 पे क्या होगा? सी होगा सर। 1 पे सी डी एफ है सी, ठीक है, और 1 माइनस पे सी डी एफ क्या है? 1 माइनस सी की पावर माइनस 1। हाँ तो उसको पुट कर लिया, वही तो किया हमने वहाँ पे ना। ठीक है, यस और सर ऐसी 5/2 में CDF 1 नहीं हो जाएगा? 5/2 में सी डी एफ 1 नहीं होगा। क्यों होना चाहिए? इन्फिनिटी पे 1 होगा, क्योंकि x मोर देन इक्वल टू 5/2, तो ये है, तो x हमारा AD 1 होगा। 5/2 Yes, फिक्स sir. है। हाँ. Yes, sir. हाँ अच्छा ठीक है इन्फिनिटी पे सर। 1 आएगा, तो आपका दिस माइनस f ऑफ 2 माइनस। तो यहाँ पे कर लीजिए, देखिए 2 पे क्या है सी डी एफ, इसका डाउट था अभी है ना, C. आप चेक करो क्या आएगा। 1 माइनस टी की पावर माइनस 2 आएगा 2 पे, और Yes. माइनस 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे c है। अब C इन दोनों minus. का सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको और इसको ऐड कर लो। सॉरी यहाँ ऐड था ना, तो ऐड कर लो आप, यही हमने किया, यहाँ पे ऐड किया, अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया, इसको और इसको यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, सर ठीक है जी। हाँ बोलिए। सर इन जनरल c की वैल्यू तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस x ही होगी ना, 1 और 2 के बीच में। राइट, वैसे आप लिख सकते हैं। ओके हाँ, मतलब क्योंकि वो राइट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ भी वो वही बोलना कोशिश किया ना हमने, क्या लिखा है सी एस आई, तो मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं सी इज 1 माइनस ई की पावर माइनस एच व्हेन इट्स बिटवीन 1 इंटू, चलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ ऐसे लिख सकते हैं आप, ओके सर। क्योंकि ऐसा इसलिए सैंडविच थ्योरम आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, ऐसे वो लिमिट के कॉन्सेप्ट में है, बट यहाँ भी वो अप्लाई कर सकते हो आप, नंबर के लिए अप्लाई है ना। जैसे मैं बोलता हूँ देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई नंबर ए है जो लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू B. सी, Yes. और अगर मैंने आपको बता दिया ए सी इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ? इक्वल है। ए बी सी तीनों इक्वल है, तो वही यहाँ पे यूज होगा जो आपने कहने की कोशिश यस की। सर।
ये भी इक्वल फंक्शन है। था और ये Yes, फंक्शन sir. था, तो हमें हाँ. पता है कि ये राइट नॉन डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये इसके सी के जो लोअर पॉइंट है वो भी वही है और अपर जो सीडीएफ है वही वही है, लेकिन डेफिनेशन यहाँ पे राइट कंटिन्यूअस होना, सॉरी इंक्रीजिंग होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, तो सेम हो सकता है या Constant. इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इक्वल है, तो बीच वाले को इक्वल ही होना पड़ेगा वो चीज, तो वही यहाँ पे लिखा हमने इस फॉर्म में, अदरवाइज ठीक है। सी इज 1 माइनस टी की पावर माइनस एक्स व्हेन एक्स बिटवीन 1 से 2, तो वही हम लिखा, जब 1 रखेंगे तो ये आएगा, जब 2 रखेंगे तो ये। ठीक है, तो यू कैन सर राइट दिस फिर आल्सो। जी सर फिर ये CDF कंटिन्यूअस का हो जाएगा ना? जी, अब ये ऐसा बन गया, तो एक्स लेस देन 0 पे 0 है, एक्स मोर देन इक्वल टू 0 पे ऐसा, Continuous. इसका मॉडिफाइड फॉर्म ये होगा, इसका मॉडिफाइड फॉर्म अब आपका ये। yes. लेकिन यहाँ पे ऐसा है, एक मिनट, तो आपने क्या दिखाया है कि 1 + 2 पे फिर ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं 0 पे जंप है इसका, नहीं है नो सर। सर। अच्छा, तो हमने थोड़ा सा ना यहाँ गलती किया, राइट, ऐसे लिख तो दिया। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो उस केस में मास तो 0 आना चाहिए था, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हुआ है, क्योंकि सर आएगा ना हमने, मास 0, क्योंकि हाँ 1 यस हाँ माइनस सर। e to the power एग्जैक्टली, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करिए, ये C1 है और ये C2 है। क्योंकि आप क्या कर रहे थे एक्चुअली, यहाँ पे C2 माइनस C1 ऐसा होगा एक्चुअली, आपने C दिया है दिस टू दिस, बट C कोई पर्टिकुलर फिक्स तो है नहीं। हाँ, मैंने थोड़ा यहाँ गलती किया है, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। C यहाँ कोई नंबर एक्चुअली फिक्स नहीं है, C दिस से दिस तक हो सकता है, जब मैंने शुरू में लिखा था कि 1 माइनस टी की पावर -1 से 1 माइनस टी की पावर -2 तक कुछ भी हो सकता है, लाइक इस बीच में वैरी कर रहा है। तो हमने यहाँ क्या कर लिया कि हमने सेम सी ले लिया, तो हमें ऐसा करना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला सी क्या है, अभी जैसे लोग कह रहे थे कि हाँ यहाँ देखो ये वाला समझ आता, तो यहाँ हमने क्या कंसिडर कर लिया एक्चुअली, इस सी को और इस सी को हम इक्वल ले रहे हैं। क्या आप ऐसा देखिए, अब ये वाला सी क्या है, सीडीएफ एट 1 है, और ये वाला सी क्या है, सीडीएफ एट 2 माइनस है। ओके, और उसमें हम सेम सी मान रहे हैं, इन्होंने लिखने का थोड़ा तरीका इनका ना, मतलब वो प्रॉब्लम है, क्योंकि सी इसको लिखने के बजाय इनको लिखना चाहिए सी एक्स, इस टाइप से कोई फंक्शन है, तो ये एक टाइप फंक्शन होगा, मैंने सी लिख के थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है ना। यहाँ पे जैसे सी एक्स होता, तो यहाँ मैं लिखता सी ऑफ 1 और यहाँ मैं लिखता सी ऑफ 2 माइनस, है ना, ये चीज था। क्योंकि हमने यहाँ गलती क्या हो गया, यहाँ पे ये ठीक है, ये दिस इज राइट, बट यहाँ क्या गलती हुआ एक्चुअली कि हमने दोनों को सेम कंसिडर किया, बट यहाँ सेम नहीं है ना, ये सी जब 1 होगा तब उस पे है, और ये वाला सी तब है जब 2 पे है। और क्वेश्चन ये क्या दोनों सेम है, तो क्या ये फिक्स कांस्टेंट है? नहीं, इसको एक आर्बिट्री कांस्टेंट पता होगा तो वो कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, जैसे हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं उस तरह से। तो यहाँ सी जो है ये वैल्यू 1 माइनस टी की पावर -1 से 1 माइनस टी की पावर -2 तक, राइट। तो फाइनल आंसर उसके हिसाब से, अगर जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो समथिंग इज रॉन्ग, तो रॉन्ग समझ आया क्या रॉन्ग है? हाँ या ना, समझ आया गलती क्या हुई, यहाँ आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैं बोल रहा हूँ सी यही फंक्शन है, सेम ही हो गया, सो आंसर यहाँ 0 आना चाहिए, तो 0 क्यों नहीं आ रहा? कोई बताओ, अभी मैं भी वही बताने की कोशिश कर रहा था, क्यों हमारा 0 नहीं आया है? सर कंटिन्यूस नहीं होएगा क्या, बताइए? कंटिन्यूस मतलब तो हम तो एक्सट्रीम केस ले रहे हैं, नहीं तो नहीं नहीं, जरूरी एक्सट्रीम थोड़ा। केस में एक्चुअली मैंने ऐसे लिखा है, तो मुझे लिखना ऐसे ही चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही वही है, जब x 1 से 2 में है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा c क्या है, फंक्शन ही होगा, फिक्स तो नहीं हो सकता, मतलब ये कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं होगा। अच्छा, फिक्स अगर यस कर सर। देते हैं सपोज, मतलब ओके मान लो, चलो ये दूसरा ठीक है, मतलब उसका कहना भी ठीक है, मैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ, तो वो भी ठीक है एक पॉइंट पे। और अगर मैं सी कोई फिक्स ले लेता हूँ तो फिर जंप क्रिएट होगा, एग्जैक्टली।
मतलब ओके दोनों सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर जैसे हम अगर बोल देते हैं कि ठीक है इस तरह से है, मतलब देखो यहाँ इसने कहा नहीं ना कि सी क्या है, फंक्शन है या डिफाइन नहीं कांस्टेंट है, तो हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, दो पर्सपेक्टिव है ना। अगर मान लो जैसे मैं उसके हिसाब से सोच रहा हूँ, उसने कहा कि ये लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि सी एक्स का फंक्शन है, जैसे इस रेंज में। और अगर हम सी कोई पर्टिकुलर फिक्स नंबर, जैसे मान लो ये कितना आएगा अप्रॉक्स, 0 आ जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग, नहीं मतलब इसकी वैल्यू 1 माइनस ई की पावर -1 क्या है, कुछ ऐसा आएगा, क्या आएगा, इसको कैलकुलेटर से निकाल के देखो कितना आएगा, 1/e होता है। तो ये हमारा आएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब दोनों तरीके से सोचना गलत नहीं होना चाहिए। उस तरीके से सोचना भी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं सी फंक्शन ऑफ एक्स है या सी पर्टिकुलर फिक्स कांस्टेंट, ऐसा हमको लिखना चाहिए था कि सी इज फंक्शन ऑफ, या सी एक्स लिख देता, या सिर्फ सी लिखने की वजह से गलतियां हो रही है। मतलब मैंने सोचा वो सी फिक्स करके सोचा है, और जैसे उसने जैसे बताया कि फंक्शन लेके सोचा, फिर कंटिन्यू सर हो यहाँ गया। पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखा हुआ है ना सी का। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे अगर आप सी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ठीक है, सी आप फिक्स कांस्टेंट भी कर सकते हैं, जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेफ्ट वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस ई की पावर -1, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा सी आया था ना, मैंने ये कहा कि यस होगा, तो कितनी आएगी इसको कैलकुलेट करो अभी। 0.37। तो ये आपका आ गया 0.37, और ये कितना आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्क्वायर, स्क्वायर है, नहीं नहीं कितना है ये तो 0.1, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे, ये ज्यादा है। 0.86। अच्छा एक मिनट चेक कर लो, ये कितना है, अच्छा 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर निकाला मैंने, और इसको घटाना पड़ेगा ना, तो यह है 0.86, ठीक है ठीक है, ओके। कैलकुलेटर देख लो वो थोड़ा पुट करके, एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउड है, तो सर टेंशन नहीं और है। 1 माइनस e टू द पावर -1 का 0.63। अच्छा अच्छा तो चेक कर लो कैलकुलेटर से, 1/e, ठीक है, हाँ 0.36 है, 0.36 सॉरी 1/e 0.36 है, और -1 भी तो करना है, 63। तो माइनस, हाँ ठीक है 0.6, देखो तो यहाँ क्या मैं कहना चाह रहा शुरू में, ये 0.63 से लेके 0.86 तक, मैं दो क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक तो मैंने यहाँ बनाया ये वाला, एक ये केस हो सकता है, दूसरा केस मैं ऐसा बना सकता हूँ कि लाइक वैल्यू है क्या, 1 माइनस ई की पावर -6, जब एक्स लेस देन 0 है, सॉरी 0 एंड एक्स 0, एंड ये आपका एक्स जो है मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 ये है, और यहाँ मैं इस बीच का कोई एक नंबर चूज करेगा, कोई नंबर बताओ 0.63 और 0.86 के बीच, चलो 0.75, तो यहाँ मैं ऐसा लेता कि 0.75 मतलब 3/4, ठीक है, मैं ले लिया 3/4, ठीक है, जब x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन, और यहाँ ले लिया मैंने फिर 1 माइनस पी की पावर -6, x मोर देन, तो अगर ये वाला सीडीएफ, ये भी सीडीएफ होगा, तो इस केस में ये अब मिक्स आएगा तुम्हारा, तो उस केस में मैंने जो सॉल्व किया वो ये केस ले लिया, कि मैंने ये अज्यूम किया है कि सी इज पर्टिकुलर कांस्टेंट, जो मैं सॉल्व कर रहा था तो वो है। लेकिन अगर तुम ये मान के चल रहे हो सी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर ये स्पेसिफाई कर देता तो शायद आसान हो जाता, मतलब यहाँ समझ का फर्क है, मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक सी को तुम एज ए फंक्शन कंसिडर करो या सी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, सी तो हम कांस्टेंट के तौर पे ही लेते हैं ना, तो मैं तो उसी पर्सपेक्टिव से सॉल्व किया कि सी कोई पर्टिकुलर फिक्स मतलब कांस्टेंट ले कर रहा है, तो ये वैल्यू 3/4 फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, या कोई एक पर्टिकुलर कोई भी नंबर बीच का फिक्स कर दिया मैंने, तो इस पर्सपेक्टिव से ये आंसर करें। लेकिन फिर हाँ ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से आंसर ये करें जो मैंने सॉल्व किया ओके, लेकिन कोई ये सोचता है कि नहीं सी हम फंक्शन ऑफ एक्स ही लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर लोगे तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फिर ये केस बन जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी 0। तो यहाँ बस जैसे उसका पर्सपेक्टिव मैंने ये सोचा नहीं ऐसे कि एक्स का फंक्शन नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था लाइक सी मतलब कांस्टेंट, तुम्हारे दिमाग में शायद ये आया होगा ना, सी का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ इन्होंने समाउ सी एक्स लिखा होता तो मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया भी आता है, क्योंकि लाइक सी एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, बट जब उसने कहा कि ऐसा है, मैंने कहा ठीक है चलो ये मान के देख लेते हैं कि ये ले लेते हैं, ऑल तो पॉसिबल वैसा अब समझ,
हाँ, तो यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन में ही क्या होता है, तुमने देखा होगा अगर आंसर की जिन्होंने ढंग से देखा एग्जाम में, तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है मार्क्स टू ऑल होता है, तुम्हें पता है, किसी ने आंसर की देखा होगा हाँ सर, लास्ट हाँ तो तो ये ऐसा से ही क्यों होता होता है। है? हाँ ऐसा क्यों मार्क्स। होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता है। जैसे कि आप जब आंसर की पहली आंसर की आती है ना, तो उसमें सबके आंसर लगे होते हैं, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ए होता है। फिर वो आंसर चैलेंज करने का ऑप्शन देते हैं आगे, तुम्हें 1 सप्ताह का टाइम देते हैं। तुम्हें लगता है कि उसका आंसर गलत है, तो तुम 500 रुपये देके, तुम्हारे पास भी ऑप्शन होगा, 500 रुपये पे करके तुम चैलेंज कर सकते हो। फिर जो प्रोफेसर ने आंसर की बनाया उसके साथ तुम्हारा डिस्कशन होगा, लाइक तुम्हें तुम्हारा पॉइंट रखने का मौका दिया जाए कि हाउ यू आर सेइंग द आंसर इज करेक्ट। और अगर तुम उसको कन्विंस कर पाते, फॉर एग्जांपल जैसे इसने मुझे कहा, मैंने सॉल्व कर दिया, अगर मैं आंसर की बनाया होता इसका तो मैं ये आंसर लिखता, लेकिन जैसे इसने सॉल्व किया कि नहीं सर ये आंसर भी हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक पॉइंट सही है, कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है। तो इस केस में मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने हिसाब से किया, उसने अपने हिसाब से, गलती किसी की भी नहीं है ना। तो उस केस में क्या करते हैं वो लोग, फिर मार्क्स टू ऑल कर देते हैं। समझ आ रहा है कुछ? तो ऐसे कई सारे पेपर में है, तुम देखो जैम के पेपर उठा के 16 का 17 का 18 का, हर साल एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ मार्क्स टू ऑल लिखा होगा। तो वह यही होता है कि पहले आंसर होते हैं, फिर कोई कंट्रडिक्ट करता है कि उसको लगता है दूसरा पर्सपेक्टिव है, तो उस तरह से। तो ऐसे केसेस हैं जहाँ मतलब हमारे साथ भी नहीं, ऐसा होता रहता है जैम में, ऐसे बहुत सारे होते हैं जब आंसर गलत आते हैं फिर बाद में करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। एनीवे, दोनों तरीका मेरे हिसाब से सही होगा। अगर वो बच्चा सी को एज अ फंक्शन ट्रीट करके कर रहा है तो ये होगा, एज अ फिक्स कांस्टेंट ट्रीट करके कर रहा है तो ये होगा, ठीक है। तो दोनों वे आई थिंक करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो अभी किसी को और कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? क्लैरिफिकेशन मैंने अपना दे दिया, वो है। यदि सर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा तो किस वे में करेंगे? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह के सिचुएशन आते हैं ना एग्जाम में, कई बार आए हैं, जैसे नहीं पहले भी आए हैं situation, जैसे ऐसा जो बोलो मार्क्स टू ऑल सबको वाला मार्क्स सिचुएशन। मिलेगा और क्या। हाँ, फिर सबको मार्क्स मिलेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वेश्चन आता है जिसके अलग अलग मतलब तुम्हारा सोचने का तरीका भी सही है, दूसरे का भी सोचने का सही है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो क्लैरिफाई नहीं कर पाते, तो मार्क्स टू ऑल होता है फिर, ठीक है। और ऐसे है 21 के पेपर में ही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 21 का भी पेपर जो है उसमें देख लो, 22 में भी देख लो सारे, 22 के पेपर में भी है। तो 22 का आंसर क्यों उठा लो, ये मैं चलो दिखा भी सकता हूँ तुम्हें, देखो ये आंसर क्या है, शायद 22 में है क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर, इसमें 21 में, हाँ देखो यहाँ क्या मार्क्स टू लिखा हुआ ऑल। है, मार्क्स टू ऑल। मार्क्स टू। ऐसी जबकि तुम फर्स्ट आंसर की देखोगे इसका, तो उसमें कोई ना कोई ऑप्शन उन्होंने दे रखा होगा, या वैसा मतलब फर्स्ट हाँ जब यस। स्टार्टिंग रिलीज करते हैं वो, दोबारा चेक हुआ तो फिर फिर वो निकला होगा। हाँ दोबारा चेक करते हैं, फिर वो मार्क्स टू ऑल कर देते हैं उसके हिसाब से। कोई टीचर ही सॉल्व किया, उसको लगा कि ये सही है, कोई स्टूडेंट ही किया, फिर वो, है ना, क्योंकि जो आंसर की बना रहा होगी कोई प्रोफेसर कहीं कॉलेज में, उससे भी गलतियां हो सकती है, क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। जबकि तुम अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें नहीं लगा कोई गलती है, तुम्हें आंसर करेक्ट आएगा, तुम्हें ऐसा हो सकता है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में क्या गलत है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब से है, मेरे साथ भी हुआ है कि पता नहीं चलता क्वेश्चन में गलत है, हमारा एक ऑप्शन आ रहा है, मैं कन्विंस हूँ, लेकिन यहाँ मार्क्स टू ऑल है, मतलब कुछ गड़बड़ जो मैं पकड़ नहीं पा रहा। तो वो जब आंसर की बनाया जिसने चैलेंज किया उसको पता है कि किस परस्पेक्टिव होती है, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें पता भी चलेगा, तो ऐसा है। एनीवे ठीक है, तो ऐसे कई सारे पेपर में तुम्हें दिखेगा, ओके। ये 2022 का ही पेपर है, उसी में ऐसा था, तो ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये कर लिया, ठीक है जी, इसमें डाउट? अच्छा ये कर लिया, तीसरा भी कर लिया हमने, और ये वाला कर रहे थे, फाइन। तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो समझ आ रहा है उससे करो, तुम्हारा पॉइंट सही है तो आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स टू ऑल हो जाएगा। ये करो, ये 2015 का, आप देखो अब 15 के स्टार्ट हुआ है ना, तो इसमें सिर्फ एक पार्ट के साथ है, इसको ट्राई करो तुम। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुमने पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी ई गिवन है, वो लगाना है। सर ये करा चुके आप? 15 वाला, 15 नहीं नंबर। नहीं, दूसरा था सर। हाँ हाँ करो, कोई बात नहीं, उठा दिया फिर भी दोबारा करते हैं। हाँ ये 16 नंबर क्वेश्चन किसी बच्चे ने कुछ दिन पहले टेस्ट में तुम्हें पूछा गया होगा, जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, कुछ दिन पहले क्वेश्चन। तो ये तो अभी जब इजी है, सीडीएफ पे पढ़ाई दिया है, दोनों करो, ये भी हो जाएगी, सीडीएफ पे बेस्ड है। तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों को नहीं पढ़ा है ना, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन,
तो तब हो जाएगा यूनिफॉर्म है ना, यहाँ बोला है कि पीडीएफ ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल एक्स सिमेट्रिक अबाउट 0, तो यहाँ मैंने ये सजेशन दिया होगा यूनिफॉर्म -1 से 1 लो और सॉल्व होगा, क्योंकि किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड आंसर कॉमन होगा, तो तुम ये ले लोगे तो आंसर ट्रू होगा। ओके, तो ये जब तुम पढ़ लोगे तो आ जाएगा। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब वही है कि 0 के लेफ्ट में और राइट में प्रोबेबिलिटी सेम, लाइक नॉर्मल 0 1 भी सिमेट्रिक है 0 तो। एनीवे तुम अभी 15 करो, तुम लोग अभी 15 सॉल्व किए। सर 1/3 1/3 ओके, तो 1/3 सबका सेम ही आ रहा है, तो ठीक है करो, ये छोड़ दो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर करता हूँ, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 इंटरसेक्शन x मोर देन 0 लेस देन, ये यू ई गिवन एफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है ना। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा न्यूमरेटर में? प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0। तो दोनों में कॉमन है x इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर x मोर देन 0 लेस। तो इसको सॉल्व कर लो, आपको पता ही है तुम्हें फॉर्मूला, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं CDF एट है ना 0 और CDF एट 0 माइनस, वैसे ही यहाँ पे आप लिखेंगे CDF एट 1 माइनस CDF एट 0 माइनस, पुट कर दो है ना। तो पुट कर लीजिए। सो 0 पे आपका आंसर है, म्यूट कर लो जिसका आंसर बोल दिया। अरे नीतीश म्यूट कर लो। तो CDF एट 0 क्या होगा? यहाँ इक्वल टू 0 है, तो पुट करो 0। 1/4 तो आपका आ गया 1/4 माइनस 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आपका 0 अपॉन, अब 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1/4 1/4 माइनस फिर 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा सॉरी 0 ही हो गया ना, 1 मिनट, तो आंसर 1 आ गया इसका। 3/4 आएगा। नहीं सर, ठीक है, वो सर मैंने नीचे कहा वाला गलती 3/4 आएगा ना। अच्छा ये गलत किया। देख लो भैया तो ठीक से बताओ, तो ये आपका 3/4 माइनस 0, ठीक है चेक कर लो पहले कि इसमें पुट करो x को 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो ठीक है। इसको डाउट है इसमें 3/4 कैसे आएगा ये भी तो बताओ। ठीक है ना, आगे बढ़ो। सभी कोई पूछ रहा था, अभी भी ऐसे आते हैं देखो 2015 के पैटर्न पे, अभी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब आगे जो भी आएगा 15 के बाद वाला ही आएगा, तो देखो किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, नोट करता हूँ ये करो। अच्छा मीन बताया था CDF से कैसे निकालते हैं, चलो पहले थोड़ा रिवाइज कराओ, शायद बताया होगा शुरू में, फिर से बताया था। तो ऊपर मैंने क्या बताया, ऊपर बताया कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग, है ना, ऊपर मैंने बताया हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, ये ऊपर बता रहे थे, है ना। अब हमें देखना है नाउ, है ना, अभी तक हमने ये देखा है, अब हमें देखना है हाउ टू फाइंड मीन यूजिंग CDF। तुम्हें कोई PDF निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो उसका तरीका ये है, लाइक लेट x बी एनी रैंडम वेरिएबल, एनी मतलब समझ आ रहा है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस या मिक्स, कोई भी टाइप का। सो लेट x बी एनी रैंडम वेरिएबल, देन ठीक है, तो क्या होगा देन ex होगा, अच्छा एनी रैंडम वेरिएबल विथ कंडीशन है सो एनी नॉन नेगेटिव,
एनी ठीक है, कोई भी हो, लेकिन नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव जो सपोर्ट है वो मोर देन इक्वल टू 0, सपोर्ट एक्स का मोर देन इक्वल टू, सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर डिस्क्रीट है तो पीएमएफ उसका 0 से ज्यादा होगा, मतलब 0 से पहले मास 0 होना चाहिए और 0 से पहले इंटरवल प्रोबेबिलिटी 0, मतलब पीडीएफ सीडीएफ दोनों 0 से पहले 0, पीडीएफ पीएमएफ सीडीएफ सब 0, 0 से पहले, है ना, 0 के बाद ही नॉन 0, पीडीएफ पीएमएफ सीडीएफ तीनों 0 के बाद ही नॉन 0, चाहे कोई भी रैंडम हो, डिस्क्रीट है ना, एनी मतलब कोई भी चले, चाहे डिस्क्रीट डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस और मिक्स, कोई भी चलेगा, बट नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सो दिस रैंडम वेरिएबल देन, मैं बात कर रहा हूँ देन एक्स होगा, इसको याद है बताओ, मैं पहले करा चुका हूँ जब शुरू में इंटीग्रेशन इंफिनिटी 1 माइनस एफ एक्स 1 माइनस हाँ ये था 1 माइनस सी डी एफ डी एक्स, ठीक है, तो अभी किसी के लिए वाले इसका जनरलाइजेशन मैंने बताया था, स्क्वायर होगा तो 0 से इंफिनिटी क्या था 2x into 2x into 1 2x minus into 1 minus f x. CDF at this, and similarly e of gx, तो ये था 0 से infinity g dash x into 1 minus fx of x dx given, तो ये गिवन होना चाहिए कि g of 0 is 0, नोट कर लो फ्रेंड्स, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा गिवन दिस, ओके, ये फॉर्मूला लगाना भी जो क्वेश्चन लिखा, नोट कर लो इसको, यहाँ g00 होना चाहिए, मतलब g0 मतलब अगर gx कोई फंक्शन है तो ओरिजिन से पास करेगा, तो 0 रखने का आंसर 0 आएगा, उसके लिए जनरलाइज एक्स क्यूब एक्स फोर इस तरह से आ गए, तो यहाँ कोई पीडीएफ पीएमएफ निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीडीएफ से है, बट नॉन नेगेटिव रैंडम होगा, फाइन, ये नोट कर लो फॉर्मूला, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, सर एकदम चलो लास्ट करो वाला जो सॉल्व, फार्मूला था वो जी हाँ सर लास्ट वाला फार्मूला एकदम एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ सर वो सर जो नीचे डॉट डॉट लगाए हैं वो 0 0 है। हाँ हाँ वो एक्चुअली मैं लिख रहा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ ठीक से, ये एक्चुअली बताने का मतलब है, ये तब है, ये फॉर्मूला वैलिड तब होगा इफ g0 इज इक्वल टू 0, ये 0 है, मतलब g एक ऐसा फंक्शन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, समझ आ रहा है, origin yes हाँ मतलब x को 0 रखने पे आपका आंसर 0 आना चाहिए, सिर्फ उसी के लिए वैलिड, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर gx हो गया 2x 5 प्लस 3, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है, yes yes sir क्यों वैलिड नहीं होगा, क्योंकि x को 0 रखने पे 0 नहीं आ रहा है, yes तो उस फंक्शन के लिए वैलिड है फॉर्मूला जहाँ 0 रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है, चलो उसको नोट कर लो और बाकी आगे आते हैं क्वेश्चन, चलो करो इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर है।
बताओ आंसर, सिमिलर है। बस ध्यान क्या रखना है, हमने क्या बोला कि लाइक ऐसा है कि नॉन नेगेटिव है, देख के समझ आएगा नॉन नेगेटिव कैसे समझ आएगा। देखो जीरो से पहले जो है ना, जीरो से पहले जीरो है तो नॉन नेगेटिव। सर 31/2 बन So you are getting this, sorry, this C or D? D sir, D. Okay, you are getting D. Yeah, anyone else? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब मुश्किल नहीं है ना, चलो मैं कर देता हूँ फटाक से, इजी है। सो फॉर्मूला है 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो से इन्फिनिटी। तुम ब्रेक कर लो, देखो जीरो से 2 में ये है, सो जीरो से 2 में ब्रेक कर लो, फिर 2 से 4 में ये है, ये ब्रेक कर लो, फिर बाद में 4 से इन्फिनिटी में ये है ना। जीरो से पहले लेना नहीं क्योंकि वो नॉन नेगेटिव वैल्यू था, तो वैसे भी जीरो है, तो ये बोला है सिर्फ नॉन नेगेटिव है तो उसके लिए फॉर्मूला। तो जीरो से 2 में हो जाएगा 1 माइनस, और सी डी एफ है x/8। ठीक है जी, सी डी एफ पुट करना है। 2 से 4 में सी डी एफ है x² 16 dx, और 4 से इन्फिनिटी में है 1 माइनस 1 तो जीरो ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो सॉल्व कर दो फाइनल। अब 3 इंटीग्रेशन है आपके पास, जस्ट सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, सॉल्व कर लो। 0 से 2 1 माइनस x/8 dx, रिपीट कर रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं लिखा हूँ, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। 1 माइनस x² 16 dx एंड प्लस 4 से इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ये भी लिखा है मैंने। फाइनल आंसर बताओ, सो इज इट करेक्ट, चेक करो। अब इनको डाउट हो ही पूछ लो। हो गया जी, इसको डाउट है इसमें, इंटीग्रेशन करना आता है ना सबको, आता ही होगा यार, अपने स्कूल में पढ़े होंगे, 12th क्लास में पास किया ये, तो बेसिक इंटीग्रेशन तो है। आगे बढ़ूं या क्या करूं, इसको इंटीग्रेट करके दिखाऊं या क्या, तो मतलब हो जीरो गया हो गया सर। ना, हो गया ना, ठीक है, जस्ट इंटीग्रेट करना है, कॉन्सेप्ट में पता ही है, तो वापस आते हैं। तो लो करो, 40 नंबर किस साल का, ये 2016 का। ठीक है, पिछला वाला 2015 का ही था, दोनों क्वेश्चन प्रिंट का था ना, लास्ट 2 क्वेश्चन। तो ये 15 का है शायद, 15 या 16, ये 16 का ही था सर। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रॉम 16 ओनली।
एंड दिस वाज फ्रॉम 2015 जो किया तुमने अभी. ओके, दिस इज फ्रॉम 16 एंड दिस इज फ्रॉम 16 आल्सो. चलो करो. है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो प्रीवियस करने से आइडिया लग जाता है ना हमारी तैयारी उस लेवल की है. एग्जाम के पेपर सॉल्व हो रहे हैं तो ये कि तुम्हारे एग्जाम में भी क्या इसी के आसपास क्वेश्चन आएंगे, इसी लेवल का ऊपर नीचे. सर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो लगभग चांस है क्लियर होने के. जी, अगर अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो अगर आप रट्टा नहीं मारा है. जी, ना कोई क्वेश्चन सेम तो आने नहीं है लेकिन इससे ही रिलेटेड आएगा, क्या ही नया पूछ लेगा. अब सीडीएफ में हमने कॉन्सेप्ट किए हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के और इंटरवल प्रोबेबिलिटी निकालने के, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें क्या ही नया पूछ लेगा, उसी से रिलेटेड थोड़ा अलग पूछेगा जो पहले नहीं पूछा, या थोड़ा नंबर बदल देगा. तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर पूरे ढंग से सारे कॉन्सेप्ट आ गए तो क्यों किसी का श्रुति का क्यों ही रैंक, श्रुति ने पिछले बार जब दिया था तो शायद 25 या 26 नंबर आए थे और इस बार उसके 60 नंबर आ गए. तो ऐसा क्या ही कर दिया उसने 2 साल में, सॉरी 1 साल, मतलब मेरे अगर उसने 7-8 महीने पढ़े हैं तो 7 महीने में उसने क्या ही कर दिया. इस बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया और प्रीवियस ईयर एक बार ऐसे कर रहे हैं, एक बार दोबारा ईयर वाइज करेंगे, बाकी 2-3 बार तुम खुद कर लो. तो 5-6 बार तुमने प्रीवियस ईयर कर लिए तो हो गया तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर. तो क्या ही पूछ लेगा वो, है ना. वो चीज है. सिलेबस इसलिए पढ़ते हैं ना कि क्वेश्चन सॉल्व हो हमारा. तो तुम एक बार सिलेबस कवर करो, एक बार कॉन्सेप्ट पूरा देख लिया हो तो प्रीवियस ईयर करके तुम्हें आइडिया लगेगा तुम्हारी तैयारी एग्जाम लेवल की है कि नहीं, है ना. अगर एग्जाम के क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं मतलब तुम्हारी तैयारी इस लेवल की है ना, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व तुम कर पा रहे हो मतलब हाँ तुम्हारी तैयारी इस लेवल की हो चुकी है. अचानक जैसे 2005 के 22 सर में गैप होगा, लेकिन क्या ही गैप हो जाएगा एक 22 और 23 के एग्जाम में, थोड़ी इतना ज्यादा गैप हो जाएगा पेपर के लेवल का. जी, सर ऑप्शन बी सी डी आ रहा है सर. सी आ रहा है. ओके. तो ये एमएसक्यू है जी, एमएसक्यू है. आपको पता होगा शायद कि एग्जाम में 31 से लेके 30, तो पता ही होगा ना, 31 से लेकर 40 तक हर साल जो अभी MSQ पैटर्न आता चल है. रहा है उसमें एमएसक्यू होता है. तो ये एमएसक्यू है, मोर देन वन करेक्ट, मल्टीपल सेलेक्ट मतलब मोर देन वन करेक्ट. तो 2 मार्क्स के हैं, ठीक है. ओके, तो आपका हिसाब से बी सी डी है. बाकी लोग क्वेश्चन नहीं होना. सर बी डी सी और डी हो पा रहा है बट बी नहीं समझ में आ रहा है. मतलब हमारे हिसाब से सी और डी हो रहा है. यस ओके, सर, तो सी एक और तरह डी हो से रहा है, ये है देखता हूँ. क्योंकि एग्जाम में क्या मान लो 3 सही है तुमने 2 लगाए तो भी गलत है, 3 सही तुमने 4 लगा दिए तो भी गलत है. ना मार्क्स मिलने हैं ना कटने हैं, ये भी है. ना पार्शियल मार्किंग है ना नेगेटिव मार्किंग. एग्जैक्टली जितने सही है वही चुनना पड़ेगा. इसलिए ये पार्ट सबसे मुश्किल माना जाता है कि तुम टाइम में दिया, हो हाँ सकता है यस तुमने सर. जो किया वो गलत भी हो. तो ये यस. सबसे मुश्किल पार्ट है, इसलिए सबसे एंड में करने का एडवाइस यार, वरना तुम टाइम वेस्ट करोगे, हो सकता है सारे गलत हो, 10 के 10 गलत भी हो सकता है ना. ये चीज है. तो कोई एक ऑप्शन गलती से छूट गया या कोई ऑप्शन गलत लग गया तो टाइम तुम्हारा खराब है. ओके, तो करते हैं. देखो कुछ का सी बी सी डी आ रहा है, कुछ का सी डी आ रहा है. और कोई Sir, BCD. सही है. सर सी डी. ओके, 2 ग्रुप है. चलो सबसे पहले तो ग्राफ बना लोगे, चीजें ऐसी क्लियर हो जाएगी अगर तुमने ग्राफ बना लिया तो. चलो मैं ग्राफ बना के दिखा, बिना ग्राफ से भी हो जाएगा, ये नहीं करो ग्राफ से ही होगा, बिना ग्राफ से भी होगा. तो पहले ग्राफ बना के देखो. तो 2 से पहले जो है, चलो 2 यहाँ मान लो, ठीक है. ओरिजिन. 2 से पहले आपका ये 0 है ना, ये ग्राफ. और 2 के बाद 2 से 3 तक आपका ये. 2 पे वैल्यू क्या है देखो, 2 पे क्या है वैल्यू, 2 पे तुम चेक करोगे क्या है वैल्यू. 1 एक्स by जब 2 6. रखते हैं 1/6. तो 2, चलो 1/6 मान लेते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ओपन है, यहाँ से ये 2 तक 0 है. 2 के बाद 1/6 और 3 रखने पे क्या आएगा, 17 by 30. 19/20, मतलब 1 से थोड़ा. तो चलो अभी मैं लाता हूँ 19/20 यहाँ.
ये नहीं, चेक करना कैलकुलेशन। सो ये ग्राफ और ये क्या है ये, if you 17 by see 30. this, चेक कर लो कैलकुलेशन, चेक कर लो। x को 3 रख के क्या आंसर आता है? सर 2/3 आ रहा। ओके 2/3 आ रहा है। 2/3 सर। 2/3 आ रहा, 2/3 चलो 2/3 चलो। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ ऐसा, चलो यहाँ पे ओपन रहेगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पे ओपन रखा 2/3, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये 3 के बाद, ठीक है। बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे ये 3 है, तो 2 से 3 के बीच में ये वाला ग्राफ है रफली, और उसके बाद ये। अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ो इसके हिसाब से। बोल रहा है कि एफ कॉन्टिन्यूअस हर पॉइंट पे, सही है क्या? तुम यहाँ चेक कर सकते हो, 2 पे जंप है, 2 पे जंप है ना, 2 के लेफ्ट हैंड Yes, sir. 0 है और Yes. 2 की राइट हैंड आपकी 1/6 है। तो 2 पे जंप है 1/6 का, और यहाँ 3 पे भी जंप है कितना, 1/3 का, है ना। तो 2 पॉइंट पे पहला ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी। अभी मैं बात करता हूँ बाकी का, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं। अब बोल रहा है एफ एक्स इंक्रीजेस ओनली बाई जंप। पता है ये कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक्स डिस्क्रीट है, इस लाइन का मतलब बोलना चाह रहा है कि एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ सिर्फ जंप से इंक्रीज होता है, कहना चाह रहा है सीडीएफ सिर्फ कांस्टेंट है, तो हर बार स्टेप वाइज फंक्शन। GD होगा। Yes. तो क्या ये डिस्क्रीट है एक्स? No. ये No, मिक्स है sir. ना, No, sir. No, Mixed. sir. Mixed है sir. क्योंकि CD क्योंकि होगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट है ना, ये जंप भी है यहाँ पे, प्लस सीडीएफ इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है उसमें, स्ट्रिक्टली Yes. इंक्रीजिंग पार्ट जहाँ पे ये एक्स की वजह से। तो इस तरह अगर बोल रहा है कहीं पे ध्यान रखना, ओनली बाई जंप है, सिर्फ जंप से ही इंक्रीज हो रहा है। एक कांस्टेंट फंक्शन, उसके ऊपर दूसरा कांस्टेंट, उसके ऊपर तीसरा कांस्टेंट, ये कहना चाहिए जंप मतलब लाइक ओनली जंप इट। बट ओनली जंप नहीं है, इस बीच में भी मास है, क्योंकि जंप से कितना मास मिल रहा है, 1/6 और 1/2। लाइक इफ यू सी कि 2 पे जंप है 1/6 का, और 3 पे जंप है 1/2 का, ये 1 नहीं हो रहा है। अगर ये सम 1 हो जाता हम बोलते सिर्फ जंप से इंक्रीज, अभी नहीं, बाकी मास इस बीच में जितना मास कम हो रहा है 1 में से, है ना, जैसे 2/6 3/6 1/2, इस बीच में 1/2 मास, तो ये ऑप्शन गलत है। गलत। अब किसी को जैसे जो लोग लग रहा था, तुम अपना पूछ सकते हो कि तुम्हें अगर कुछ और इसमें डाउट हो, तुम्हें क्यों लग रहा था, यू कैन आस्क, है ना। तो ऐसा क्यों गलत हुआ, बिकॉज इसमें कंटिन्यूअस पार्ट भी है, क्योंकि मिक्स है। डिस्क्रीट होता सिर्फ डिस्क्रीट में सिर्फ जंप से इंक्रीज होता है। एंड सी वाला बोला ना 2 पे 1/6 का जंप है, सही बात है। तो 2 पे तुम्हें देख ही दिया ऐसे ही, और बोल रहा है इसको उससे करना पड़ेगा कंडीशनल लगा के। So probability x बराबर 5/2 इंटरसेक्शन x बिटवीन 2 and 3, ठीक है। तो अपॉन प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 2 and, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि इंटरसेक्शन क्या है 2 3 के बीच में, तो वही आ जाएगा x बराबर 5/2 इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ CDF एट 3 माइनस CDF एट 2 माइनस, सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/2 पे कितने का जंप था, 5/2 पे जंप होगा क्या, 5/2 इस बीच में है ना, तो 5/2 यहाँ पे, इस पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 5/2 पे Continuous जंप है, है, जंप नहीं होगा। है ना, 5/2 पे सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस, 5/2 पे हर पॉइंट पे नहीं, 5/2 पे, तो 0 होगा। है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है ना। ये जंप नहीं है 5/2 पे, इसलिए 0 होगा, सीधी करें। अब किसी को उसमें डाउट हो बताओ, सिर्फ ग्राफ से। हेलो, अभी क्लास चल रही है, फोन करते बाद में। तो सर एक क्या बार होगा, कंटिन्यूअस वाला एक मैटर एक बार फिर समझा दीजिए, ये नहीं जी समझ जी में आया। देखो बी ऑप्शन कब करेक्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बी ऑप्शन कब करेक्ट होता, जब इस क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन होता, जब सीडीएफ का ग्राफ कुछ ऐसा होता, दिस 2 तक
2 से 3 तक दिस, 3 के बाद दिस। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है आपको? जी 1 और यहाँ जंप है, यहाँ जंप, समझ रहे हो? तो ये कहना चाह रहा है ओनली जंप से इंक्रीज हो रहा है CDF। लेकिन हमारा जो CDF है वो जंप से इंक्रीज नहीं हो, ये इस तरह का CDF डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF होता है। तो क्या होता है कि दिस इंक्रीजेस ओनली बाय जंप, ठीक है, ये चीज है। ओके, तो ऐसा है। सो CDF इंक्रीजेस ओनली बाय जंप एंड तो ठीक है ना, CDF इंक्रीजेस ओनली बाय जंप। दूसरा में क्या हमारे पास जो अभी कॉन्टिन्यूअस में कैसा होता है CDF, कॉन्टिन्यूअस में ध्यान देना, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें कहीं जंप नहीं होगा, और ये बीच का देखो ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट, इसकी वजह से CDF है ना कॉन्टिन्यूअस, ये सपोर्ट रहा हो, यहाँ 1 हो गया। तो ये CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम, CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से हो सकता है, मैंने रफली बनाया इस तरह से, यहाँ कहीं भी जंप नहीं होगा। तो CDF इंक्रीजेज विदाउट जंप, ऐसे बोल सकते हैं ना, CDF इंक्रीजेज विदाउट जंप। और इसमें क्या है, जो तीसरा केस आता है, इस तरह का ग्राफ भी है जैसे अभी था, फिर जंप हुआ, इस तरह का पार्ट भी है, चाहे वो ऐसे हो या, है ना। तो मैं तो ऐसे बना दिया, इस तरह बना, तुम कांस्टेंट भी हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। इसमें क्या हो रहा है नेक्स्ट कि CDF इंक्रीजेज बोथ बाय जंप और जब मिक्स है ना, तो मिक्स में दोनों रैंडम नेक्स्ट वेरिएबल है। यस हाँ, तो इसमें क्या है कि CDF इंक्रीजेज बाय जंप ऑल्सो, नॉट ओनली बाय जंप, ठीक है ना। यहाँ आप ऐसा बोल सकते हो बाय जंप ऑल्सो, यहाँ जंप से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच में विदाउट जंप भी तो इंक्रीज हो रहा है। CDF इंक्रीजेस विदाउट जंप, ऐसा बोल सकते हो, इंक्रीजेस विदाउट जंप ऑल्सो। तो ये पॉइंट, ओनली जंप बोल दिया इसमें तो डिस्क्रीट बोल दिया, डिस्क्रीट है। ठीक है ना। हाँ, ओनली जंप बोला तो यहाँ तो कंटिन्यूअस पार्ट भी है, तो दैट्स व्हाई यहाँ ये क्या है, ये CDF ऑफ मिक्स रैंडम वेरिएबल, ठीक है, मिक्स रैंडम, फाइन। तो आई थिंक जिसको डाउट हो उसको समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। देख लो डिस्क्रीट का कैसा CDF है, डिस्क्रीट में होगा या मिक्स में होगा। कॉन्टिन्यूअस से सिर्फ कॉन्टिन्यूअस पार्ट होगा, मिक्स में दोनों है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है, मतलब CDF इंक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की वजह से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की वजह से, है ना, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हाँ जी, जो पूछ रहे डाउट उनका क्लियर हुआ आपको कि ये कंटिन्यूअस पार्ट, ये वाला कंटिन्यूअस पार्ट। सो यहाँ बोला ओनली बोल दिया ना, ये ओनली गड़बड़ है, ओनली बाई जंप, ओनली बाई जंप होगी, इधर कंटिन्यूअस पार्ट भी है इसमें जिससे इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? यदि सर वहां पर कह देता कि इंक्रीजिंग बाय जंप, तो ऑप्शन सही हो जी जाता। जी सही हो जाता, ओनली बोल दिया इसलिए बोलना चाह रहा है कि सिर्फ डिस्क्रीट में ही होता है। हाँ, ओके ओनली हटा देता तो सही हो सकता था, क्योंकि जंप से भी इंक्रीज हो रहा है। तो आगे देखो, नेक्स्ट करता हूँ। तो आज इसी पे हमने सारे क्वेश्चन किए हैं CDF पे बेस्ड। देखो कौन सा सही है, 2019 का है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन 35, ट्राई करो। सर ये भी मल्टीपल वाला ही होगा ना। जी जी, मोर देन वन करो।
सर ट्रू है। कौन कौन सा? सर ए तो ट्रू है। हाँ सर चार चारों ऑप्शन ट्रू है, है। मोर चारों सर मोर ट्रू देन है। वन चारों करेक्ट। 4 चारों ट्रू। सर चारों ट्रू हाँ है। वही ना, ठीक है। तो देख लो, इधर इजी है ना, इसमें कुछ है नहीं, वो फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं उसको रेपिटेडली लगाना है ना, तो हो जाएगा आपसे। ये फॉर्मूला है जो हमने इससे कैसे क्वेश्चन किए हैं, चारों इंटरवल जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं लास्ट चार, मतलब सीधा ये जो चार फॉर्मूले लिखे थे इन चारों को यूज है ना, ये वाला, ये इन चारों को यूज कर लो तो आ जाएगा, चारों को दे दिया मैंने। Yes. और मिक्स टाइप का है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ, ये कर लोगे। सॉल्व एक करूँ, मिनट सर, किसी को कर लगता रहे है? हैं। जी 1 मिनट सोल्व कर रहे हैं सर, 1 सेकंड बस। हाँ, करके देखो। बस सर क्लास ओवर हो गया इसके बाद। टाइम हो गया क्या? हाँ तो थ्योरी कुछ नहीं कराएंगे अब आगे। आगे थ्योरी था, हम वो कराते मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, लेकिन चलो एक साथ ही कराएंगे कल। तो अभी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तुम लोग सच में एमजेएफ नहीं कराया, दूसरे बैच में कराया। ओके, एक बार तुम लोग भी सिलेबस देखते रहना, प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहना। सिलेबस में कोई टॉपिक जो चल रहा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते रहो, तुम सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो पूछो, है ना। एक बार ऐसे हो जाएगा, बाद में एक बार फिर से प्रीवियस ईयर में सारा एक खुद ही कराऊंगा, 2005 से 22 तक एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम क्लास में, एंड देन उसके बाद टेस्ट सीरीज और ये सब चलेगा। सर ट्रू है सर सारी। ठीक है ना, तो यस ये भी करेंगे हम आगे, ये टू रन वेरिएबल है ना इसमें, तो इसे बात। हाँ तो ऑलमोस्ट हो गया, यही था, ये तो वापस आ गया वही जो हम कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमने जो क्वेश्चन ट्रेस कर पाए वो हमने कर लिया, तो इससे ज़्यादा नहीं, इस कॉन्सेप्ट पे इतना ही है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस ये लिख देता हूँ, जो स्लाइड देखे वो सोचेगा क्वेश्चन तो एक भी नहीं कराया। तो क्वेश्चंस है ना, फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, है ना, फॉर प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन, है ना, सी वीडियो, है ना, वीडियो रिकॉर्ड, क्योंकि हमने इसमें तो लिखे नहीं, हमने उसी पे कर लिया पीडीएफ पे ही, है ना। ये लेक्चर नंबर 10 है, और डेट आज का है 12 जुलाई। चलो आज इतना ही रखते हैं, या अगर 5 मिनट है तो हम कर सकते हैं टॉपिक। तो जैसे हमने तुम्हें मीन बताया है ना, मीन क्या होता है, तो हमने मीन डिस्कस किया हुआ है तुमसे ई एक्स। तो वो ओरिजिनल फॉर्मूले पे आते हैं, एफ एक्स ऑफ दिस, अगर कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। और जैसे ई एक्स स्क्वायर ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, ई ऑफ कोई भी एक फंक्शन दे देगा जी एक्स, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी जी एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स ना, जो भी सपोर्ट होगा उसकी तुम्हें इंटीग्रेट करना, माइनस मेरे से प्लस में। अब जैसे आगे एक टर्म आ गया एम जी एफ, मैं अच्छे तरीके से अगले क्लास में डिफाइन करूंगा, अभी बस ऐसे ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की पावर टी एक्स ना, ये होता है कि लाइक ऐसा एक फंक्शन है, इसका डेफिनेशन क्या होगा कंटिन्यूअस के लिए, ई की पावर टी एक्स इंटू पी डी एफ, यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है, इंटू डी एक्स, है ना। बस यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये टी का फंक्शन है, वेयर टी बिलोंग्स टू, टी लाइज इन अ सेट कंटेनिंग जीरो, सेट कंटेनिंग जीरो। ठीक है, ये बड़ा रिक्वायर्ड कंडीशन। ऐसे तुमसे अगर पूछ ले कि अगर टी को तुम जीरो रख दो तो क्या आंसर आएगा, इसको बोलते हैं मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। अभी जो लिख रहा हूँ ना, इसका नाम है
तो इसको अच्छे में नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करूंगा फिर से मैं, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। और बस ऐसे ओनली डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन होता है। अच्छा टी को 0 रखो तो क्या आंसर आएगा? 1 है ना, यहाँ टी को 0 ई की पावर 0 हो जाएगी, ई की पावर 0 1 1 कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट 1 ना। अगर ऐसे ही डिस्क्रीट के लिए करोगे तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करोगे तो वैसे ही है कि लाइक mxt हो जाएगा। तो पहले इससे पहले तुम बात कर लो सर ex, कांस्टेंट वही होता है ना, सी का मीन वही होएगा। जी 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 अच्छा यहाँ 1 है तो 1 आया है। हाँ, ठीक e of x square summation x square probability at x एंड जैसे e of gx है तो इसका समेशन है ना gx टाइम probability at x एंड अब इसी तरह यहाँ mgf मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसका नोटेशन है mxt। तो ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, ठीक है। इसका डेफिनेशन है ये, तो बाय डेफिनेशन हो जाएगा e की पावर tx इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, ठीक है। और जो भी समेशन एक्स है ना, ये चीज है। यहाँ भी वही है, वेयर t बिलोंग्स टू सम इंटरवल t लाइज इन सम इंटरवल कंटेनिंग 0, ये 0 पे जरूर डिफाइन होना चाहिए, कंटेनिंग 0। बुक में ऐसा लिखा होगा मॉड t लेस देन x, है ना, वेयर h इज सम पॉजिटिव रियल नंबर, h एक रियल नंबर है पॉजिटिव, है ना। यहाँ भी वो लिख सकते थे हम कंडीशन कि ये t जो है मॉड t इज लेस देन h, ये लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन इज मोर देन 0 और एप्सिलॉन इज रियल नंबर। तो इस तरह मतलब टी हमेशा 0 के नेबर में डिफाइन होना चाहिए, ये डेफिनेशन है। आगे मैं दोबारा लिखाऊंगा, नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ भी वही है, चाहे कोई भी हो तो ये 1 होता है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन भी है, अगर तुम देखना चाहो तो एक क्वेश्चन देख लो। बस इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन है, इसे मैं दिखा देता सर हूँ। ये सब नोट कर लें। नोट्स भेज दूंगा मैं, नोट्स कर सकते हो तुम, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। एमजीएफ से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जस्ट अभी मैं एक डेफिनेशन बताया, उस पर एक क्वेश्चन 2022 में आया था, तो इसमें ये था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन। हाँ ये क्वेश्चन 2022 का ही क्वेश्चन है, देख लो ये। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देख के बच्चा डर गया था जब स्कोर करा। नहीं, 5वां क्वेश्चन 2022 में आया। क्या बोल रहा है कि एम टी का मतलब तुम्हें पता मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स है। तो यहाँ बस कंडीशन तुम्हें इतना यूज करना है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 होती है, ठीक है, यही बस, ये हमें पता है डेफिनेशन से। तो ये एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है रैंडम वेरिएबल का। पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, कौन सा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं हो सकता है। तो देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, अभी मैंने क्या बताया कि 0 रखने पे आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई? टी रखने पे तो 1 आना चाहिए। 1 होना चाहिए। हाँ कोई भी, तो ये सब बोल रहा है कौन सा इनमें से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं हो सकता है। तुम ये देख लो उसका कि 1 0 नहीं। रखने पे कौन सा 1 नहीं दे रहा है, जबकि ये पता है तुम्हें कि m01 होगा, ये तुम्हें दे रखा है m01 होगा, क्योंकि वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अब पूछ रहा है इनमें से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कौन सा नहीं होगा, तो टी के जगह 0 रखो, हर जगह टी के प्लेस पे 0 रखो और चेक करो कौन सा 0 नहीं देगा। इसमें टी के जगह 0 रखो, इसमें टी की जगह 0 रखो, देखो कौन सा 0 रखने पे आंसर 0 नहीं आएगा। तो सर बोल रहा ए नॉट और सी। मोमेंट जनरेटिंग। फर्स्ट एंड सी, सी ए एंड सी। सी में क्यों भाई, सी में ई की पावर 0 क्या होता है, 1 ई की पावर ई 0 की तो पावर 1 हो 0 जाएगा ना। 1 होगा, 2 माइनस 1 1, तो नीचे 2 2 ऊपर 2 2 अपॉन 2। सर ए आंसर होगा। सिर्फ ए ए ही आंसर ऐसा है, बाकी में देखो 0 ये आ तो रहा ए है, ही होगा, सिर्फ ए, केवल ए होगा। सिर्फ ए ऐसा है। तो बाकी में 1 आ रहा है, बाकी में 1 आएगा, तो बाकी 1 एमजीएफ। तो इसमें मतलब कौन नहीं है, तो नहीं है तो एक एग्जांपल काफी है, डी नो में कहने के कैसे लिए। आएगा? डी में रखिए टी को 0, क्या बनेगा आपका 4 इंटू जीरो 0 एंड 0। जीरो। और एम 0, क्योंकि एम अच्छा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो हमें सर हमें बता 1 रखा बनाना है है, एम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, हैं? 1 बनाना है सर हमें। 1 नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब वही कि मुझे लगा 0 है।
नहीं, हाँ मतलब ये क्वेश्चन देखो, हमने डेफिनेशन अभी लिखा है यहाँ पे कि मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन 0 पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, तो 1 नहीं मतलब होगा, ओरिजिन के अंदर। हाँ, तो उसमें बोला कौन सा मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन नहीं है, तो अगर जिसका 1 मोमेंट नहीं जेनेरेटिव आएगा फंक्शन है तो 1 पक्का होगा, जिसका 1 नहीं आएगा वो पक्का नहीं होगा, वो चीजें हैं। तो रिवर्स तो पूछ इसमें दिया। ये ऐसा ऑप्शन है, हाँ उल्टा पूछ दिया। एक एग्जांपल काफी है, गलत दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफी, लाइक एक डेफिनेशन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो वो गलत है। तो हम जानते हैं कि मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन होने के लिए टी रखने पे, मतलब ये नया रैंडम मतलब वाई है, तो ये वाई का एमजीएफ पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता, एक्स का एमजीएफ एमटी था, तो M01 है, ये मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसने बोला एमजीएफ है। सारे अब बोल हैं रहा है तो ये कि नहीं इनमें है। से कौन सा है। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हो आप? उसको डाउट है इसमें? नो सर। मतलब ये था कि ऑप्शंस में कौन सा एमजीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, और ऐसे एमजीएफ है, मतलब यहाँ ये था कि दिस इज द एमजीएफ, देन इसको यूज किया यहाँ पे। अब ये फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इस फंक्शंस की, कि इनमें से कौन सा एमजीएफ नहीं होगा। तो इसमें ये है कि जिसमें सब में टी को 0 रखेंगे, जो आंसर 1 नहीं देगा वो एमजीएफ नहीं है, तो वो ए वाला है, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमजीएफ, 4 ऑप्शन में से कौन सा एमजीएफ नहीं बना सकता, तो जिसपे 0 रखने 1 नहीं आ रहा वो नहीं बना। ओके चलो ठीक है, फिर टाइम भी हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या किया है, आज हमारा मेनली था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना यूजिंग सीडीएफ। ओके, तो नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट थैंक क्लास। यू सर, तुम गुड इसके नाइट सर। क्वेश्चंस देख लेना, यस सर। जो भी ओके क्वेश्चन सर, बुक में हो सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी वाले पर देख लेना, चाहे प्रीवियस ईयर कराई थी मैंने, बुक्स में देख लेना पर। ठीक है चलो। ओके।